यहाँ पे समझ आइए, बट अगेन यू विल हैव टू रीड इट फ्रॉम योर साइड एंड देन अगर आप एनसीईआरटी अगर पढ़ रहे हो और अगर आपको कोई स्टेटमेंट समझ नहीं आता, देन प्लीज ड्रॉप मी अ मैसेज, और ड्रॉप मी अ मैसेज इन द ग्रुप इटसेल्फ। आई थिंक आप सब लोग ग्रुप में ऐड हो चुके हो ना, डाइट सॉल्विंग ग्रुप के अंदर, ऑल ऑफ यू? यस सर। हाँ ठीक है, बस बढ़िया। फिर सो यू कैन ड्रॉप ओवर देयर, यू कैन ड्रॉप मी पर्सनली। एट टाइम्स से कई बार टाइम पे रिवर्ट नहीं कर पाता, बट या दैट्स गुड इवनिंग सर। yeah, good evening Yuvraj, good evening, and Sachin, yeah, good evening. So that is something I have to tell you. So ग्रुप में आप ज्वाइन कर चुके हो, आप अपने सवाल वहां पे डाल सकते हो, या यू कैन ड्रॉप मी मैसेज सेपरेटली एज वेल। चलिए देन देखते हैं आज मैं क्या करना। तो आज बेसिकली रैप अप करते हैं चैप्टर का। इसमें एक जो टॉपिक आपका रहता है फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। लेट्स कवर दैट। हाँ जी अंजलि, गुड इवनिंग, एंड खत्म करते हैं चैप्टर को, ठीक है। अच्छा, बाय द वे आप में से कितने लोग हैं जो पंजाब से हैं? हाउ मेनी ऑफ यू आर फ्रॉम पंजाब? दैट्स इट। Palak Sharma is from Punjab. Shehnaz is from Punjab. Okay. हाँ, Pahul is from Punjab. ठीक है। Anyone else? ठीक है। That's for Punjab team. Okay. ठीक है। That's it. That's all we have. ठीक है, चलो। Let me start the screen share. Let's रिवाइज कपल ऑफ थिंग्स। 2-3 टॉपिक जो हमने पिछले क्लास में कवर किए थे उनको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, देन फिर आगे बढ़ते हैं और आज चैप्टर खत्म करके कुछ क्वेश्चन सॉल्विंग हम यहाँ पे कर लेते हैं। लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चंस ओवर हियर एज वेल। सो बिफोर वी स्टार्ट, लेट मी जस्ट two things over here. ओके तो पिछले क्लास में हमने जो आखिरी टॉपिक जो हमारे यहाँ पे देखा था, समझा था, वो था मैंने यहाँ पे क्रूसिलिन एसिड मेटाबॉलिज्म वाला पाथवे आपके यहाँ पे। सो ये आपको होते हुए मिलता है उन प्लांट्स के अंदर विच आर नोन टू ग्रो इन द एरिड कंडीशन। ये उन प्लांट्स में आपको होते मिलेगा जो एरिड कंडीशन में आपके यहाँ पे ग्रो करे। एरिड मतलब जहाँ पे पानी की कमी होती है। अगर ये प्लांट्स अगर आपके उस ग्रो एरिया में ग्रो करे जहाँ पे पानी की कमी होती है, देन दे विल ऑलवेज हैव द इंपॉर्टेंस, दे विल ऑलवेज ट्राई टू कंजर्व वाटर। ये हमेशा वाटर को कंजर्व करने की यहाँ पे अपनी कोशिश करेंगे। कैसे करते हैं? सो दे हैव टू डू 2 थिंग्स। उन्हें पानी भी कंजर्व करना है, उन्हें अपना खाना भी बनाना है। सो दीज आर द 2 थिंग्स दे हैव टू डू। तो कैसे मैनेज करते हैं हमने देखा था। फैमिली जो इस प्लांट्स की होती है उसे हम कहते हैं क्रूसिलेसिया फैमिली। दिस फैमिली इज अ फैमिली व्हिच लिव्स इन द एरिड कंडीशन में आपको मिलेगी आपकी, और वहां पे ग्रो करती है। अच्छा एक बात बताओ, अभी तो आपको मेरे साथ लगभग हफ्ता हो गया है, लाइक आई थिंक ये आपका मेरे साथ चौथा क्लास है, चौथा या पांचवा क्लास है। क्या आपको मेरी स्पीड थोड़ी कम करनी है? आर यू ओके विद द स्पीड जिस स्पीड से मैं पढ़ा रहा हूँ, या आपको चाहते हो कि थोड़ा स्पीड यहाँ पे कम हो जाए? नो सर, फिलहाल सब ठीक है। ऑलराइट, ठीक है। लैंग्वेज को लेकर कोई मसला हो तो बताइए। लैंग्वेज को लेकर अगर लग रहा है कि नहीं सर ये थोड़ा ज्यादा इंग्लिश की तरफ जा रहा है, ऐसा कुछ हो तो बताइए। इसमें भी कुछ नहीं है बताने के लिए, ठीक है। अगर ऐसा कभी भी कुछ होता है ना, देन प्लीज बी वेरी वोकल अबाउट दैट। आप ना वक्त निकाल के यहाँ पे आते हो क्लास लगाने के लिए, वॉलंटियर करते हो आप। सो या यू कैन जस्ट लेट अस नो इफ एट ऑल दैट इज द केस। कभी भी ऐसा होता है तो कुछ, ठीक है। सो हमने यहाँ पे देखा था दैट वी हैव दिस प्लांट्स, और दिन के टाइम पे कंडीशन यहाँ पे अलग होती है, रात के टाइम पे कंडीशन यहाँ पे अलग होती है। तो दिन के टाइम पे व्हाट विल फाइंड, एज वी हैव मेंशन्ड, डे टाइम के अंदर वी विल फाइंड द स्टोमेटा रिमेन्स क्लोज्ड। स्टोमेटा आपका यहाँ पे बंद रखा जाता है। तो अगर आपका स्टोमेटा अगर आपके यहाँ पे बंद होगा, देन यू विल फाइंड द CO2 विल नेवर एंटर इनसाइड। CO2 आपके यहाँ पे एंटर नहीं करता, ठीक है। तो CO2 एंटर कब करता है? रात के टाइम पे। नाइट के टाइम पे आप स्टोमेटा को रखते हो यहाँ पे अपना ओपन। अब याद रखना, दिन के टाइम पे मैं स्टोमेटा को बंद इसलिए रख रहा हूं ताकि मैं अपना अवॉइड कर सकूं मेरा ट्रांसपिरेशन, मैं वाटर लॉस को मेरा यहाँ पे मैं अवॉइड कर सकूं। ये बात भूलना मत। द होल आइडिया कि मैं अपने स्टोमेटा को यहाँ पे बंद रखूंगा ताकि मेरा पानी का लॉस यहाँ से पे कम हो। तो ये एक बात आपको यहाँ पे याद रखनी है, राइट। जैसे ही रात का टाइम आता है, सो रात के टाइम के अंदर आप अपने स्टोमेटा को यहाँ पे ओपन करते हो, क्योंकि ये टाइम पे टेम्परेचर आपका काफी लो होगा। ये बात याद रखना कि अगर आप डेजर्ट वाले एरिया में जाते हो, या अगर आप किसी हैबिटेट में जाते हो जो एरिड कंडीशन वाला हो, तो वहां पे रात के टाइम पे टेम्परेचर काफी लो जाता है। लाइक दिन में जितनी गर्मी होती है उतनी रात में ठंड होती है। सो अगेन बिकॉज रात के टाइम पे आपका काफी टेम्परेचर लो होगा, तो ट्रांसपिरेशन तो यहाँ पे होगा नहीं, तो आप आराम से अपना स्टोमेटा अपना यहाँ पे आप खोल सकते हो। स्टोमेटा ओपन करने के बाद क्या होता है? CO2 will enter inside, combine with my PP with the help of my PP carboxylase, आपको बना के देगा आपका oxaloacetic acid that will convert into my malic acid, और ये मैलिक एसिड आपका स्टोर कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे वैक्यूल के अंदर, राइट। रात भर आपने वैक्यूल के अंदर मैलिक एसिड को स्टोर करना है,
और उसके बाद क्या होगा, जब आपका दिन का टाइम यहाँ पे आपका आएगा, व्हेन द डे विल ब्रेक, दिन के टाइम में स्टोमेटा तो आपका बंद हो जाएगा, बट आपके वैक्यूल में जो भी आपने रात भर मैलिक एसिड यहाँ पे बनाया है, जो भी मैलिक एसिड आपने रात भर यहाँ पे बनाया है मेहनत करके, उसको आप बाहर निकालोगे, उसको ब्रेक डाउन करोगे दो चीजों के अंदर, CO2 एंड पायरुविक एसिड। ये CO2 आपका एंटर कर जाएगा आपके केल्विन साइकिल के अंदर, एंड पायरुविक एसिड इज द वन व्हिच विल कन्वर्ट इनटू माय पीपी। दिस इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग इन माय केम पाथवे। तो केम पाथवे में आपको याद रखना है, दिन में कुछ हो रहा है, रात में कुछ हो रहा है। रात के टाइम में मेनली आपका CO2 को फिक्स किया जाएगा, डे के टाइम पे यू कैन डू द केल्विन साइकिल, डे के टाइम पे कैन डू द केल्विन साइकिल आप यहाँ पे रन कर सकते हो। दिस इज माय केम पाथवे, क्रूसिलियस एसिड मेटाबॉलिज्म, ये आपका यहाँ पे पाथवे हो जाता है, ठीक है। सिमिलरली वी हैव सीन द C4 पाथवे, जिसको हम इवन कहते हैं H-leth पाथवे, जहां पे आप देख सकते हो जहां पे आप देख सकते हो कैसे हमने हमारे C4 प्लांट्स के अंदर आपके पाथवे रन किया जाता है। तो आपके C4 प्लांट्स के अंदर यू हैव दिस डिफरेंट काइंड ऑफ एनाटॉमी, जिसे हम कहते हैं यहाँ पे क्रेन्स एनाटॉमी। तो आपको यहाँ पे मिजोफेल के अलावा यू विल हैव द बंडल शीथ सेल। सो मिजोफेल के अलावा यू विल आल्सो हैव अ बंडल शीथ सेल भी आपको यहाँ मिलते हैं देखने के लिए, एंड सेंटर में यू हैव द वास्कुलर बंडल। C4 प्लांट्स अवॉइड करते हैं फोटो रेस्पिरेशन को, और इनके अंदर आपको मिलेंगे दो टाइप के क्लोरोप्लास्ट। वी हैव डिस्कस दिस थिंग, यू हैव अ ग्रैनल एंड अ ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट। अग्रैनल क्लोरोप्लास्ट आपको मिलना आपके बंडल शीथ सेल के अंदर, राइट। सर क्या हो वेस्कुलर रहा बंडल, है? हाँ बोलो 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 बोलो। सर वेस्कुलर बंडल्स का मीनिंग? वास्कुलर बंडल जो होता है बेटा यहाँ पे, इसके अंदर आपको दो चीजें मिलती है। जब भी आपके सामने टर्म आएगा ना वास्कुलर बंडल, तो याद रखना इसमें आपको दो चीजें मिलती है जो आपने बचपन में पढ़ी होगी। वन इज माय जाइलम, वन इज माय फ्लोएम। सो वास्कुलर बंडल में आपको ये दो चीजें मिलती है। फ्लोएम का काम आपका यहाँ पे होता है वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करना, सॉरी जाइलम का काम होता है आपके यहाँ पे वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करना, और फ्लोएम का काम होता है आपके यहाँ पे शुगर का ट्रांसपोर्ट करना। ओके सो सर। व्हेनेवर यू गेट वास्कुलर बंडल, ये दो चीजें आपके यहाँ पे ऐड रखनी है, ठीक है। चलो देन फिर हमने देखा यहाँ पे दैट यू हैव टू डिफरेंट काइंड ऑफ क्लोरोप्लास्ट, आपको यहाँ पे अग्रैनल ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट आपको यहाँ मिल जाएंगे, राइट। CO2 अंदर आ रहा है, कंबाइन कर रहा है PP के साथ, विल हेल्प ऑफ PP कार्बोक्सिलेज। याद रखना मिजोफिल सेल के अंदर PP कार्बोक्सिलेज ही आपको मिलेगा, आपको और कोई एंजाइम आपको यहाँ पे नहीं मिलता। रूबिस को मिजोफिल सेल में आपको नहीं मिलेगा यहाँ पे। देन आफ्टर दिस CO2 कंबाइन करने के बाद यहाँ पे आपको बना के देगा पहला स्टेबल कंपाउंड, दैट इज माय ऑक्सिलो एसिटिक एसिड। तो ऑक्सिलो एसिटिक एसिड इज द फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड आपको यहाँ पे बनके मिल जाता है। ऑक्सिलो एसिटिक एसिड को आप कन्वर्ट करते हो अपने यहाँ पे इनटू द मैलिक एसिड, एंड देन दैट मैलिक एसिड विल एंटर इनसाइड द बंडल शीथ सेल, और वहां पे आने के बाद इट विल अंडरगो डीकार्बोक्सिलेशन, एक CO2 आपका रिलीज किया जाएगा और आपका पायरिक एसिड आपका यहाँ पे रिलीज किया जाता है। ये CO2 आपका एंटर करेगा आपके केल्विन साइकिल के अंदर, and pyruvic acid will come back into the mesophyll cell and will convert back into my PP। ये है आपका यहाँ पे C4 पाथवे। C4 पाथवे पे दो ATP आप यहाँ पे एक्स्ट्रा यूज कर रहे होते हो, सो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ATP का थोड़ा सा यहाँ पे ज्यादा होता है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो एक साइकिल रन करने के लिए आपके 5 ATP और 2 NADPH का यहाँ पे इस्तेमाल करते हो, और 6 साइकिल रन करने के लिए आपके 30 ATP और 12 NADPH का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो जाता है। सो दिस इज व्हाट यू फाइंड इन माय C4 पाथवे में, आपको ये होते हुए आपको यहाँ पे मिल जाएगा, राइट। So C4 plants will have a stable compound, यहाँ पे आपका आ रहा है आपका oxaloacetic acid will be the stable compound over there. Enzymes in mesophyll cells जो आपके यहाँ पे involved, that's my PP carboxylase. So PP carboxylase आपके यहाँ पे enzyme आ रहा है which has been used over there, यहाँ पे आपका CO2 का fixation किया जाएगा। So that is what you have to know. ये बात याद रखनी है, याद रखना C4 plants के अंदर फोटो रेस्पिरेशन कभी नहीं होता। These are the plants जो आपके काफी अच्छे से बिहेव करते हैं, अच्छे से ग्रो करते हैं जब लाइट इंटेंसिटी ज्यादा होती है या टेम्परेचर ज्यादा होता है। इनके अंदर फोटो रेस्पिरेशन आपका नहीं होना। सो दिस इज व्हाट वी हैव सीन, राइट। तो इतनी बात हम यहाँ पे समझ चुके हैं। नाउ लेट्स जंप टू द टॉपिक जो हमारे यहाँ पे होगा, फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। लेट्स हैव अ लुक एट दैट। तो चलिए हम यहाँ पे बात करते हैं क्या है मेरे यहाँ पे फैक्टर्स अफेक्टिंग माय फोटोसिंथेसिस। कई सारे फैक्टर आपके यहाँ पे होते हैं, तो चलिए एक एक करके हम यहाँ पे देखते हैं। सो जब भी आप बात करते हो फैक्टर्स के बारे में, कई सारे फैक्टर आपके रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को यहाँ पे अफेक्ट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल यू हैव टू कैटेगरीज यहाँ पे। द कैटेगरीज कैन बी एज सिंपल एज योर एक्सटर्नल कैटेगरी, यू कैन हैव एक्सटर्नल फैक्टर्स एंड यू कैन हैव इंटरनल फैक्टर्स। इंटरनल फैक्टर्स में काफी चीजें आपके यहाँ पे आ सकती है। यू कैन हैव अ नंबर ऑफ क्लोरोफिल, कैन हैव नंबर ऑफ
chlorophyll, arrangement of leaves, even the number of leaves as well, number of leaves. So कई सारे आपके ये फैक्टर होते हैं which can have an influence on the photosynthesis. हमारा मेन फोकस यहाँ पे देगा हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स के ऊपर कि हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स यहाँ पे कैसे होते हैं और कैसे कंट्रोल करते हैं. जनरली इंटरनल फैक्टर्स आपके जो रहते हैं वो काफी हद तक लाइक इतना इन्फ्लुएंस नहीं करते बिकॉज सारे प्लांट्स के अंदर इंटरनल फैक्टर्स ऑप्टिमम मिल जाते हैं. अगर प्लांट को एक अच्छे अमाउंट में अगर आपका मिल जाए ना खाना पीना, सनलाइट और वाटर, देन दे विल हैव ऑल द फैक्टर्स विल बी प्रेजेंट ओवर देयर. बट अगर मैं इंटरनल फैक्टर एक्सटर्नल फैक्टर की अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो यहाँ पे क्या क्या आता है. सो एक्सटर्नल फैक्टर में आपका यहाँ पे आ जाएगा टेम्परेचर, यहाँ पे आपका आ जाएगा समथिंग लाइक योर लाइट, CO2 concentration एंड वाटर. ये आपके हो जाते हैं हमारे यहाँ पे एक्सटर्नल फैक्टर्स. नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कैसे मेरे यहाँ पे एक्सटर्नल फैक्टर्स कंट्रोल करते हैं मेरे यहाँ पे फोटोसिंथेसिस को. हाउ दे आर द वन व्हिच कैन एक्चुअली टेक अ प्ले अ इंपॉर्टेंट मेजर रोल इन माय कंट्रोलिंग माय फोटोसिंथेसिस. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स से. सो हमारे यहाँ पे जो पहला फैक्टर जो हम यहाँ पे सीखेंगे समझेंगे वो हमारा लाइट होगा. बट इसके पहले लेट्स अंडरस्टैंड वन कंडीशन. एक कंडीशन को हम यहाँ पे समझते हैं. मेरी बात ध्यान से सुनना. ये सारे फैक्टर्स आपको चाहिए एक ऑप्टिमम रेंज के अंदर, तब आपका फोटोसिंथेसिस आपका होगा, राइट. अब यहाँ पे आप एक एग्जांपल समझो. अज्यूम करो यू हैव अ प्लांट. अज्यूम करो यू हैव अ प्लांट. आपके पास एक गमले में आपके पास यहाँ पे एक प्लांट है और ये प्लांट को आपने प्रोवाइड किया है सारे नेसेसरी कंडीशंस. ठीक है, ये आपका प्लांट यहाँ पे ग्रो कर रहा है. मतलब प्लांट को आपने क्या क्या प्रोवाइड किया. आपने यहाँ पे प्लांट को आपने प्रोवाइड किया राइट अमाउंट ऑफ माई CO2. तो CO2 आपने प्रोवाइड किया हुआ है जो आपका यहाँ पे लेट्स से 0.03%. जितना चाहिए उतना है, जितना चाहिए CO2 उतना यहाँ पे आपने प्रोवाइड किया, राइट. यू हैव प्रोवाइडेड द वाटर एज वेल. आपने वाटर भी यहाँ पे प्रोवाइड किया सही से. लाइट भी आपने प्रोवाइड किया है. यू हैव आल्सो प्रोवाइडेड द लाइट अमाउंट ऑफ लाइट, वो भी आपने प्रोवाइड करके रखी हुई आपके यहाँ पे. टेम्परेचर भी आपके यहाँ पे है, बट टेम्परेचर जो आपका यहाँ पे है वो आपका यहाँ पे है अराउंड 2 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, टेम्परेचर यहाँ पे जो आपका यहाँ पे 2 डिग्री सेल्सियस है. बाकी सारे फैक्टर्स जो मेरे यहाँ पे वो सारे मेरे ऑप्टिमम है. मेरा CO2 ऑप्टिमम है, वाटर मेरे यहाँ पे ऑप्टिमम है. सो यू हैव लाइट गोइंग टू बी ऑप्टिमम ओवर देयर. ऑप्टिमम मतलब जितना चाहिए उतना है, जितनी रिक्वायर्ड होती है उतना वो यहाँ पे आपको प्रेजेंट है. सो लाइट, CO2, वाटर इज गोइंग टू बी देयर. बट टेम्परेचर आपके यहाँ पे काफी कम है. अब क्योंकि मेरा टेम्परेचर यहाँ पे कम है इसलिए मेरा यहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो नहीं पाएगा. नाउ टेम्परेचर ओवर हियर इज वेरी लो. ये तो बहुत लो है आपके यहाँ पे टेम्परेचर. सो दिस टेम्परेचर इज गोइंग टू बी वेरी लो ओवर देयर. अब क्योंकि मेरा यहाँ पे टेम्परेचर यहाँ पे मेरा काफी लो है, इट इज गोइंग टू बी वेरी लो. सो बिकॉज ऑफ दैट व्हाट विल हैपन ना, दिस बिकम्स माय लिमिटिंग फैक्टर. दिस इज माय लिमिटिंग फैक्टर. तो क्योंकि मेरा यहाँ पे टेम्परेचर काफी लो हो जाता है तो ये मेरा बनेगा यहाँ पे एज अ लिमिटिंग फैक्टर. दिस बिकम्स योर लिमिटिंग फैक्टर. नाउ व्हाट डू मीन बाय लिमिटिंग फैक्टर? इसका मतलब आपका यहाँ पे ये होता है कि ये जो फैक्टर है इसके वजह से आपका रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस अब आपके यहाँ पे कंट्रोल किया जाएगा. बेसिकली ये आपका फैक्टर जो है इसका अमाउंट इतना मिनिमम है, मिनिमल वैल्यू इसका यहाँ पे है, दैट बिकॉज ऑफ दैट यू कैन नॉट फाइंड योर फोटोसिंथेसिस हैपनिंग ओवर देयर. सो लिमिटिंग फैक्टर वो होता है जिसका वैल्यू आपका इतना मिनिमल होता है कि उसकी वजह से आपका रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस आप यहाँ पे हो नहीं पाता. तो ये तो काफी लो वैल्यू आपके यहाँ पे हो गई. तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो अगर आपके पास ये कंडीशन है, इफ यू हैव दिस कंडीशन, राइट. सिंपल सी बात है, अगर मैं अपने यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो मेरा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस चालू हो जाएगा और वो इंक्रीज भी करेगा यहाँ पे. बट अभी आपको याद रखना है दैट ऑल दोस फैक्टर्स व्हेन यू हैव अ केमिकल रिएक्शन, व्हेन देयर इज अ केमिकल रिएक्शन कंट्रोल बाय मल्टीपल फैक्टर्स. अगर ये कोई केमिकल रिएक्शन है जिसको मल्टीपल फैक्टर्स कंट्रोल कर रहे हैं तो जो फैक्टर का वैल्यू सबसे कम होगा, मिनिमल होगा, वो बनेगा वहां पे एज ए लिमिटिंग फैक्टर. उसे हम बोलेंगे वहां पे एज ए लिमिटिंग फैक्टर. यहाँ पे टेम्परेचर आपको बनेगा एज ए लिमिटिंग फैक्टर क्योंकि सब कुछ आपके पास बट टेम्परेचर नहीं है. सो दिस इज माय लिमिटिंग फैक्टर. और अगर वो वहां पे ऑप्टिमम रेंज में अगर आपका वहां पे प्रेजेंट नहीं है
देन आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वहां पे आपका फोटोसिंथेसिस आप वहां पे होगा. दिस इज व्हाट यू हैव टू नो इन दिस. इसको आप यहाँ पे देख सकते हो एज वन ऑफ द स्टेटमेंट. When several factors affect any biochemical process, Blackman's law of limiting factor comes into effect. So एक साइंटिस्ट हमारे यहाँ पे ब्लैकमैन, उन्होंने दिया था यहाँ पे ब्लैकमैन लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर. ठीक है, ये बस द ब्लैकमैन लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर इन्होंने यहाँ पे हमें यहाँ पे दिया था. वो क्या कहता है यहाँ पे, देखो स्टेटमेंट क्या कह रही है. दिस स्टेट्स दैट if a chemical process is affected by more than one factor, then its rate will be determined by a factor which is nearest to the minimal value. जो फैक्टर जिसकी वैल्यू मिनिमल वैल्यू जितनी होगी, नियरेस्ट टू द मिनिमल वैल्यू आपकी होगी, दिस विल डिसाइड द रेट ऑफ द केमिकल प्रोसेस. क्योंकि आपका यहाँ पे मिनिमल वैल्यू आपका किसका आ रहा है, आपका टेम्परेचर का. सो बिकॉज यू डोंट हैव अ राइट अमाउंट ऑफ टेम्परेचर, द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस वोंट हैपन. ठीक है, तो ये आपको इंक्रीज करना पड़ेगा. जब आप ये इंक्रीज करोगे तब आपका फोटोसिंथेसिस चालू होगा, तब आपका फोटोसिंथेसिस आप यहाँ पे चालू होता है. तो ये एक बात आपको यहाँ पे याद रखनी है. इट इज द फैक्टर विच डायरेक्टली अफेक्ट्स द प्रोसेस इफ इट्स क्वांटिटी इज चेंज. तो जैसे मैं यहाँ पे अपनी उसकी क्वांटिटी चेंज करूंगा, अभी मेरे पास है यहाँ पे 2 डिग्री सेल्सियस, मैंने इसको चेंज कर दिया. आई हैव चेंज दिस टेम्परेचर टू माय 15 डिग्री सेल्सियस. सडनली मेरा फोटोसिंथेसिस वहां पे चालू हो जाएगा. माय लाइट डायरेक्शन, माय फोटोसिंथेसिस विल स्टार्ट ओवर देयर. मैं इसको बढ़ाता हूं, मैं इस टेम्परेचर को लेके जाता हूं, लेट्स से अराउंड 20 डिग्री सेल्सियस. मेरा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस और इंक्रीज होगा. सो माय रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस विल जस्ट कीप ऑन इंक्रीजिंग. तो ये आपका बढ़ता जाएगा, बट ओनली अप टू सर्टेन एक्सटेंट. समझो ये मेरा बढ़ रहा है अराउंड, कब तक मेरा ये बढ़ रहा है, इट इज इंक्रीजिंग अप टू अराउंड लेट्स से 30 डिग्री सेल्सियस. इसके बियॉन्ड में गया तो इंक्रीज नहीं होगा, फिर वो सैचुरेशन आपका यहाँ पे आ जाएगा. सो यू विल फाइंड द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस विल जस्ट कीप ऑन इंक्रीजिंग विद द इंक्रीज इन द टेम्परेचर. मतलब वो जो आप फैक्टर को आप लेके जाते हो ना एक सर्टेन लेवल तक, उसकी जब आप क्वांटिटी आप चेंज करते हो तो आपका रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी आपके यहाँ पे चेंज होगा. तो समझो अगर आपका, एक सेकंड बेटा, एक सेकंड ना, अगर यहाँ पे आपका फोटोसिंथेसिस आपका इतना हो रहा है, सो दिस इज द अमाउंट ऑफ फोटोसिंथेसिस व्हिच इज हैपनिंग हो रही है, इतना आपके यहाँ पे हो रहा है आपका खाना बनाने का प्रोसेस, इतना शुगर मॉलिक्यूल आपके यहाँ पे बन रहा है. यहाँ पे आपका थोड़ा ज्यादा बनेगा, यहाँ पे आपका थोड़ा ज्यादा बन जाएगा, राइट. एंड व्हेन यू इंक्रीज द टेम्परेचर वेरी हाई, तो और आपका ज्यादा यहाँ पे इंक्रीज किया जाएगा. सो टेम्परेचर विल हैव इम्पैक्ट. इसने आपने यहाँ पे इसकी क्वांटिटी चेंज की तो यू आर फाइंडिंग शुगर मॉलिक्यूल भी आपके यहाँ पे ज्यादा बन रहे हैं. बट इसके बियॉन्ड अगर आप जाओगे तो आपका शुगर मॉलिक्यूल ज्यादा नहीं बनेगा, बल्कि नीचे जा सकता है, बट वो ज्यादा नहीं बनेगा. सो इट विल हैव अ सैचुरेशन पॉइंट. बताइए वंशिका, क्या सवाल है आपका, बोलिए. सर जैसा आपने बोला, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो फोटोसिंथेसिस का रेट भी बढ़ेगा, तो जो सर डेजर्ट जैसे एरियाज होते हैं वहां पर फोटोसिंथेसिस ज्यादा होता है? नहीं, ये आपका प्लांट टू प्लांट वेरी करेगा. अगर आप सोचोगे ना वंशिका, तो जैसे अगर आप हिमाचल से हो, तो हिमाचल के कुछ एरियाज है, जैसे चंबा आपका हो गया. चंबा इज अ एरिया जहाँ पे यू हैव वेरी हार्श विंटर्स. आपकी विंटर्स काफी हार्श होती है वहां पे इतना टेम्परेचर लो जाता है कि वहां पे जो प्लेन्स ऊपर जो रहने वाले लोग होते हैं वो नीचे आ जाते हैं विंटर के टाइम पे. अपना पूरा घर बार वहां पे छोड़ के वो लोग नीचे आ जाते हैं. दैट इज द काइंड ऑफ टेम्परेचर यू हैव. तो आप ये सोचो कि उस एरिया के अंदर आपके प्लांट्स इवन कर पाते हैं लो टेम्परेचर के ऊपर अपना फोटोसिंथेसिस. दे आर एबल टू डू दैट. तो आपको याद रखना है वंशिका कि आपका प्लांट टू प्लांट वेरी करता है. बट हम जनरल एग्जांपल यहाँ पे ले रहे हैं. अगर मैं यहाँ पे एक जनरल एग्जांपल लेता हूँ, अगर मैं एक डेजर्ट में रहने वाला प्लांट या एक माउंटेन या एक कोल्ड कंडीशन में रहने वाले प्लांट के एग्जांपल को मैं यहाँ पे इग्नोर करूँ और मैं एक जनरल प्लांट की बात करूँ, सो दिस इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग इन दिस. ये चीज आपको होते हुए मिल सकती है. लेकिन याद रखना, you have some plants which can also have adapted to do photosynthesis at -5, -10 degrees Celsius, but that's extreme condition, right? They are not general plants. ठीक है. So basically अगर हम बात करें आपके डेजर्ट के अंदर अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, so you will find they are adapted. मतलब डेजर्ट प्लांट्स के अंदर कैसा होता है कि अराउंड एट 45 डिग्री सेल्सियस भी वो लोग कर पाते हैं अपना फोटोसिंथेसिस, राइट. द ओनली थिंग इज दे हैव टू कॉम्प्रोमाइज विद द वाटर लॉस. तो उसके अंदर उसमें थोड़ा मैनेज करना पड़ता है, उनको वो चीज का ध्यान रखना पड़ता है. बाकी दे आर अडेप्टेड टू डू द फोटोसिंथेसिस एट अ हाई टेम्परेचर. बट क्योंकि हम यहाँ पे एग्जांपल किसका ले रहे हैं, जनरल प्लांट का, सो दैट इज व्हाट यू हैव टू सी. हाँ जी बेटा शूरबीर ठाकुर, बताइए क्या कर रहे हो आप, बोलिए. शूरबीर आपकी आवाज नहीं आ रही. और वंशिका आपको समझ आई मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे. These are my regular plants, normal plants seen in the tropical belt, right?
ठीक है। ओके, तो ये हमने यहाँ पे देख लिया, दैट्स समथिंग वी हैव सीन। सो याद रखना लिमिटिंग फैक्टर आपके यहाँ पे क्या होता है, जिसकी वैल्यू सबसे कम होगी 4-5 फैक्टर में से, वो फैक्टर डिटरमाइन करता है आपका रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये चीज याद रखनी है। और ये लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर आपको दिया था आपके यहाँ पे ब्लैकमैन ने। सो ब्लैकमैन वाज द साइंटिस्ट हु गिव अस द लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, और इतनी बात आपको इसके अंदर याद रखनी है। हाँ जी शौर्य बताइए, क्या सवाल है आपका? सर अगर जैसे मैक्सिमम फैक्टर से ऊपर चली गया, मतलब मैक्सिमम रिक्वायरमेंट से ऊपर चली गया, तो वहां पे लिमिटिंग रिएजेंट कैसे डिसाइड होगा? नहीं, अगर मैक्सिमम से आगे गया ना फिर तो नीचे चला जाएगा। तो अगर समझो आपका ये टेम्परेचर चला गया आपका 45, अब वो लिमिटिंग फैक्टर है ही नहीं ना कुछ यहाँ पे, अब तो डिक्लाइन होगा वहां पे। नाउ यू विल फाइंड देयर इज गोइंग टू बी डिक्लाइन इन द फोटोसिंथेसिस, क्योंकि अब आपके एंजाइम्स अभी डिनेचरेट हो जाएंगे। तो जब कम होती है ना वैल्यू, मिनिमल वैल्यू होती है, तभी आप ये लिमिटिंग फैक्टर की आप बात करते हो, मैक्सिमम वैल्यू पे आप नहीं करते हैं शौर्य। सो व्हेन यू हैव मैक्सिमम वैल्यू देन यू डोंट टॉक अबाउट ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। आप इसकी बात तब करते हो जब आपके पास 4-5 फैक्टर है और एक फैक्टर का वैल्यू इतना कम है कि उसकी वजह से केमिकल रिएक्शन हो नहीं पा रहा, देन यू टॉक अबाउट माय लिमिटिंग फैक्टर। शौर्य मेरी बात समझ आई? यस सर, यस सर। ठीक है। सुरभि आपका भी हैंड रेज के बताइए, सुरभि कुछ सवाल हो तो बताइए। सुरभि आपका माइक तो अनम्यूट हो रहा है लेकिन आपका सवाल नहीं पहुंच पा रहा यहाँ तक, गुजरात तक। और राइट, कोई बात नहीं, यू कैन राइट इन द चैट, फिर मैं आपका बाद में सवाल चैट में देख लेता हूँ अगर चैट में सवाल हो तो। नो सर, नो एनी इश्यूज। ठीक है, ऑलराइट, ओके, ठीक है, गॉट इट। चलिए, सो दैट इज माय लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर एंड आई होप ये सबको यहाँ पे समझ आ रहा है। आई होप दिस लॉ इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इसको लेके अगर कोई दिक्कत आ रही हो या कोई चीज समझ नहीं आ रही, देन प्लीज बी वोकल एंड लेट मी नो दैट। सो आई एम अज्यूमिंग दैट कि यहाँ तक सारी चीज आपका यहाँ पे क्लियर है। I was asking that for the plants if a temperature exceed 30 degree and हाँ बेटा yes. So I've just given you the example हो है कि जब आपका टेम्परेचर बहुत ज्यादा जाता है ना, let's say right now let's say 30 डिग्री सेल्सियस, इसके अगर आगे गया ये आपका मैक्सिमम वैल्यू है, अगर इसके आगे जाता है तो आपका you will find the rate will decline over there. ये आपका प्लांट टू प्लांट वेरी करता है, बट वी कैन टेक एज एग्जांपल कि एक टेम्परेचर के बाद आपका रेट आपका नीचे जाएगा। क्यों नीचे जाएगा? बिकॉज आपके एंजाइम फिर आपके ब्रेकडाउन हो जाते हैं। ठीक है, चलो लेट्स टॉक अबाउट नाउ माय लाइट एज वन ऑफ द फैक्टर। तो चलिए यहाँ पे बात करते हैं, अब एक एक करके फैक्टर्स को हम यहाँ पे समझते हैं। लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर क्या होता है हमने देख लिया, नाउ लेट्स टॉक अबाउट माय लाइट एज वन ऑफ द फैक्टर इन दिस। सी, जब मैं लाइट के यहाँ पे बात करता हूँ तो लाइट के अंदर आपको दो चीजें याद रखनी है। क्या क्या मैटर करता है लाइट के अंदर? सो यू विल फाइंड क्वालिटी ऑफ लाइट मैटर करती है प्लांट्स के लिए, इंटेंसिटी ऑफ लाइट भी मैटर करती है, and you also have duration of light. ये तीन चीजें आपकी मैटर करती है आपके प्लांट्स के अंदर। These are three things which matters for the plants and these three things determine your photosynthesis. ये तीन चीजें आपका यहाँ पे फोटोसिंथेसिस को अपने यहाँ पे डिफाइन करती है, डिटरमाइन करती है, राइट। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पे हर एक फैक्टर को हम यहाँ पे समझते हैं क्या होता है। क्वालिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट आपके यहाँ पे क्या होता है। तो अगर मैं बात करता हूँ सबसे पहले अबाउट द क्वालिटी ऑफ लाइट, तो ये तो आप समझ जाओगे, ये तो बड़ा आसान है आपके लिए। सो व्हेन आई डिस्कस अबाउट क्वालिटी ऑफ लाइट, तो आपको याद रखना है कि प्लांट हमेशा प्रेफर करते हैं दो वेवलेंथ ऑफ लाइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो, हमेशा याद रखना है कि आपका जो फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन आपका होता है PAR, उसका वैल्यू हमेशा आपका यहाँ पे रहेगा बिटवीन माय 400 से लेके 700 नैनोमीटर तक। ये मेरा वेवलेंथ होता है जिसके अंदर मेरा होता है यहाँ पे मेरा, दिस इज द वैल्यू ऑफ माय फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन। इस रेंज के अंदर आपका फोटोसिंथेसिस आपके यहाँ पे किया जाता है। अब क्वालिटी ऑफ लाइट के अंदर आपको ये भी याद रखना है कि जो लाइट प्लांट्स प्रेफर करते हैं दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी द रेड लाइट एंड ब्लू लाइट। ब्लू एंड रेड वेवलेंथ ऑफ लाइट, ये जो वेवलेंथ आपके यहाँ पे होती है प्लांट्स ने यही प्रेफर करना है। दिस वेवलेंथ जो यहाँ पे मेंशन के प्लांट्स इसको ही प्रेफर करते हैं हमेशा, इसके अंदर ही आपका फोटोसिंथेसिस आपके यहाँ पे होगा। तो आप ये बात भी याद रखोगे, अगर आपके पास एक प्लांट है, अगर आप उसे दे रहे हो ग्रीन लाइट, अगर आप उसे सिर्फ ग्रीन लाइट प्रोवाइड करोगे तो आपका रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस आपका यहाँ पे काफी कम हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। So that is why plant will always have a affinity towards these two wavelengths जो आप जानते हो, रेड एंड ब्लू लाइट। तो यहाँ पे हम बात करते हैं क्वालिटी ऑफ लाइट जो आपकी मैटर करती है।
राइट? सो दैट इज अ वन थिंग यू हैव टू नो. सेकंड चीज आपको याद रखनी है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट. सेकंड बात जो आपके यहाँ पे आती है वो है मेरा यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ लाइट. Intensity of light. Now, plants generally require a moderate intensity. Plants को हमेशा चाहिए होता है that they need to have a moderate amount of intensity is required. So, moderate intensity is required. इतना आपको चाहिए, moderate amount में आपको intensity चाहिए होता है आपके लाइट का, ताकि आप अपना यहाँ पे आप फोटोसिंथेसिस आप अपना यहाँ पे आप कर पाओ, राइट? If it is going to be having the high intensity, अगर आपकी यहाँ पे intensity high होती है, if there is going to be a high intensity of light, if you have a high intensity of light, then वो टाइम पे क्या होगा, then वो टाइम पे क्या होता है आपका यहाँ पे, then when you have a very high intensity of light, तो उस कंडीशन में आपका यहाँ पे क्या होगा, you will find this will lead to photo oxidation. याद है हमने ये चीज देखी थी, that can lead to my photo oxidation, जहां पे आपका chlorophyll get damaged. So you can find over here my chlorophyll can get damaged, right? Ultimately आपके यहाँ पे क्या होगा इसकी वजह से, you will find the photosynthetic rate will go down. So photosynthesis आपका यहाँ पे नीचे चला जाएगा. So अगर ऐसा होता है then याद रखना आपका photosynthesis आपके यहाँ पे डिक्लाइन होगा. तो अगर आपकी लाइट इंटेंसिटी अगर आपकी ज्यादा हो जाती है देन दिस इज समथिंग यू कैन फाइंड हैपनिंग कि आपका क्लोरोफिल यहाँ पे डैमेज हो सकता है, फोटोसिंथेसिस आपका यहाँ पे नीचे चला जाएगा उसकी वजह से, एंड यू आल्सो नो दैट आपका फोटो रेस्पिरेशन यहाँ पे स्टार्ट हो सकता है, जिसके वजह से भी आपका फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी पे आपकी फर्क पड़ सकता है. तो ज्यादा हाई इंटेंसिटी आपके यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है या प्लांट के लिए अच्छी नहीं होती. सो ये बात आप सब लोग पहले भी पढ़ चुके हो. सो आई होप इट इज समथिंग यू हैव डन इन द 2-3 क्लास पहले कि आपके यू वर हैविंग दोज एसेसरी पिगमेंट जो आपके बचाते थे क्लोरोफिल ए को, तो किससे बचाते थे, हाई लाइट इंटेंसिटी से. बट अगर आपकी ज्यादा लंबे टाइम के लिए अगर आपकी रहती है देन इट कैन एक्चुअली डैमेज माय क्लोरोफिल पिगमेंट एंड इससे आपका यहाँ पे डिक्लाइन होगा आपका यहाँ पे फोटोसिंथेसिस. तो ये एक चीज आपको इसके अंदर आपको यहाँ पे ऐड रखनी है, ठीक है. इसके बाद यू हैव योर ड्यूरेशन ऑफ लाइट. आफ्टर दिस यू विल बी हैविंग योर ड्यूरेशन ऑफ लाइट. आपने बताया बच्चों ने एक चीज पढ़ी होगी, शॉर्ट डे प्लांट लॉन्ग डे प्लांट पढ़ा होगा आपने बचपन में, पढ़ा था नहीं पढ़ा था, राइट? There was short day plant and long day plant. So you know that plant required a certain amount of light, ठीक है. जनरली अगर मैं बात करूं तो प्लांट को जो होता है अराउंड 10 से 12 घंटे का लाइट चाहिए होता है प्लांट को. प्लांट जनरली नीड टू हैव around 8 to 10 hours. Let's say generally tropical plants need to have at least around 8 to 10 hours of sunlight is required. Sunlight is required by the plants. ये इतना इनको चाहिए होता है टू कैरी आउट माय फोटोसिंथेसिस, ठीक है. अब एक और बात याद रखना कि आपका लाइट सिर्फ फोटोसिंथेसिस में मदद नहीं करता, आपका लाइट इवन इन्फ्लुएंस करता है आपके यहाँ पे फ्लावरिंग को. आपका लाइट इवन इन्फ्लुएंस करता है आपके यहाँ पे फ्लावरिंग को. ये बात याद रखना, ये बात कहीं पे मेंशन नहीं है बट यू शुड नो दैट लाइट इन्फ्लुएंसेस फ्लावरिंग. लाइट आपको यहाँ पे इन्फ्लुएंस करता है फ्लावरिंग को, ठीक है. और आई वुड रादर से लाइट ड्यूरेशन, लाइट का ड्यूरेशन जो होता है ना वो आपका डिटरमाइन करता है कि फ्लावरिंग कितना होगा. आपने ये बात आप जानते हो कि कुछ आपके फल और सब्जी सिर्फ आपको ठंड में मिलते हैं, कुछ फल और सब्जी आपको मिलता है आपके सिर्फ समर में आपको मिलते हैं. तो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज कुछ प्लांट्स के अंदर फ्लावरिंग आपकी सिर्फ होती है व्हेन दे गेट अ लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ लाइट. तो फ्लावरिंग जब होगी तभी तो आपका फ्रूट फॉर्मेशन आपका होगा. मैंगो में फ्रूट क्यों आपको सिर्फ मिलता है समर मंथ के अंदर? बिकॉज मैंगो के ट्री को चाहिए एक लॉन्गर पीरियड ऑफ माई डे लेंथ, और लॉन्गर पीरियड ऑफ माई डे लेंथ या लॉन्गर पीरियड ऑफ लाइट मुझे कब मिलेगी? गर्मी के महीने में. तो देन दे विल फाइंड द फ्लावरिंग विल हैपन. सो याद रखना ये बात कि लाइट का ड्यूरेशन आपका क्रिएट करता है फ्लावरिंग को. इट विल इन्फ्लुएंस द फ्लावरिंग इन द प्लांट्स. तो इसलिए आपको एक और बात यहाँ पे याद रखनी है, इसको हम कहते हैं एज अ फोटो पीरियोडिज्म. जब आपका लाइट का ड्यूरेशन कंट्रोल करता है ना आपके फ्लावरिंग को, तो इसके लिए आप यहाँ पे एक टर्म इस्तेमाल करते हो एंड द टर्म इज कॉल्ड एज माय फोटो पीरियोडिज्म. फोटो पीरियोडिज्म.
So photoperiodism is something which is something will be controlled under the that will be happening because of the light duration. So light duration controls my flowering. आपने देखा होगा कि कुछ प्लांट्स आपके सिर्फ ठंड में आपके ग्रो करते हैं. Why? Because of the light duration. They need a short day length and a long night. ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पे रखना है. तो जब भी आपके सामने टर्म आएगा फोटोपीरियोडिज्म, जब भी आपके सामने टर्म आएगा फोटोपीरियोडिज्म, तो आपको एक बात याद रखनी है, लाइट ड्यूरेशन विल हैव अ इन्फ्लुएंस ऑन द फ्लावरिंग. बस. और इसमें आप सिंपल याद रख सकते हो, यो सम प्लांट्स आर कॉल्ड एज माय शॉर्ट डे प्लांट्स, सम प्लांट्स आर कॉल्ड एज माय लॉन्ग डे प्लांट्स. दे आर द गुड एग्जांपल ऑफ दिस. बाकी जनरली 8 से 10 घंटे की लाइट आपके लिए यहाँ पे इनफ होती है प्लांट्स के लिए. अब यूजुअली लाइट इज नॉट अ लिमिटिंग, मतलब लाइट नॉर्मली लिमिटिंग फैक्टर आपका नहीं बनता. अगर मैं आपको सही से बताऊं, सो आपके प्लांट्स के अंदर, योर प्लांट्स के अंदर 10% सनलाइट के साथ भी उनका सैचुरेशन आ जाता है. तो 10% ऑफ सनलाइट will give saturation. Saturation मतलब कि आपका इतना इनफ होता है, इसके अंदर आपका हाईएस्ट रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस आपके यहाँ पे हो जाएगा. सो जनरली लाइट का इतना दिक्कत नहीं आता. जनरली अगर आप देखा जाए ना, तो लाइट आपके लिए लिमिटिंग फैक्टर नहीं बनता. मतलब अगर आपसे कोई पूछे ना कि इतने सारे फैक्टर होते हैं, इसमें कौन सा है जो बिल्कुल मतलब निग्लिजिबल होता है, मतलब उसका इतना इंपैक्ट नहीं होता, वो इनफ ही होता है हमेशा, दैट्स माय लाइट. तो 10% आपकी जो पूरी जो सनलाइट होती है, उसमें से अगर आपकी 10% भी अगर आपके प्लांट को मिल रही है ना, दैट इज इनफ. उसके अंदर आपको यहाँ पे आपका मिल जाएगा वो सैचुरेशन. सर फोटोपीरियोडिज्म कुछ कहना चाहते हैं यहाँ पे शहनाज कहते हैं, फोटोपीरियड एंड फोटोपीरियड आर द सेम थिंग. यस, दे आर द सेम थिंग. फोटोपीरियड एंड फोटोपीरियोडिज्म आर द सेम थिंग ओवर देयर. सो 10% ऑफ सनलाइट विल गिव मी द सैचुरेशन यहाँ पे. इसका मतलब याद रखना, दैट मीन्स 10% सनलाइट अगर मुझे यहाँ पे मिल रही है, उसके अंदर भी मेरा हाईएस्ट रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस मैं अपने यहाँ पे कर सकता हूँ. ठीक है, हाईएस्ट रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस मेरा इतने % लाइट के ऊपर भी मेरा यहाँ पे बना लेगा मेरे यहाँ पे प्लांट. तो अनलेस एंड अनटिल अगर मेरा प्लांट ऐसे एरिया में ग्रो कर रहा है जहाँ पे काफी शेड है, उसके अलावा कभी दिक्कत नहीं आती. अदर देन दैट यू डोंट फाइंड एनी इश्यूज हैविंग ओवर देयर. ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखते हैं. दिस वन थिंग यू शुड बी वेरी मच क्लियर विद. याद रखना, यू हैव अ ड्यूरेशन ऑफ लाइट जो आपका मैटर करता है. यू हैव योर इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो आपकी मॉडरेट हो तो सही है, ज्यादा हो गई तो आपको प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट किया जा सकता है. एंड क्वालिटी ऑफ लाइट, सो यू विल फाइंड आपका यहाँ पे दैट व्हेन यू हैव रेड एंड ब्लू वेवलेंथ ऑफ लाइट, तो आपका रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस आपका यहाँ पे ज्यादा होगा. ठीक है, सो आपको ये बात आपको यहाँ पे समझनी है, राइट. सो यू विल गेट टू सी ओवर दैट यू हैव अ ग्राफ इन दिस, राइट. अब ग्राफ में आपको ये बात आपको यहाँ पे हमेशा याद रखनी है, दैट यू विल फाइंड कि आपका जो ए है ना, आपका यहाँ पे हम लाइट को इंक्रीज कर रहे हैं. सो ये जो आपके यहाँ पे यू आर इंक्रीजिंग द लाइट ओवर देयर. सो यहाँ पे आप लाइट का ड्यूरेशन या इंटेंसिटी आप यहाँ पे अपनी बढ़ा रहे हो. ठीक है, सो व्हेन यू आर इंक्रीजिंग द लाइट इंटेंसिटी, दिस ए इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज माय लाइट इंटेंसिटी. जब आपके यहाँ पे बढ़ रही है ना, सो बेसिकली आपके यहाँ पे क्या हो रहा है, सो व्हाट इज हैपनिंग, द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज आल्सो इंक्रीजिंग ओवर देयर. सो बेसिकली लाइट इंटेंसिटी जब आप यहाँ पे देख पा रहे हो, जो आपके यहाँ पे इंक्रीज की जाएगी, तो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, आपका रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी आपका यहाँ पे इंक्रीज किया जाएगा इस पाथवे के अंदर, इस टेंजेंट के अंदर. ये जो आपका बी वाला पार्ट है, ये आपको यहाँ पे क्या कर रहा है, दिस इज सेइंग कि यहाँ पे आपका अब आ रहा है स्लो. अब आपका रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस आपका यहाँ पे आपका स्लो होता जाएगा. आप यहाँ पे बढ़ा रहे हो लाइट इंटेंसिटी को, आपका रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस आपका इंक्रीज हो रहा है रैपिडली, देन इट विल गो स्लो ओवर देयर. क्योंकि याद रखना, एक सर्टेन लाइट इंटेंसिटी के बाद आपका रुक जाएगा वो, और वो आपका ये वाला पॉइंट होगा. सो दिस इज अ पॉइंट वेयर यू हैव द सैचुरेशन. अब इस पॉइंट से यहाँ पे जब आपकी लाइट इंटेंसिटी आपके यहाँ पे मैक्सिमम हो गई, इस पॉइंट से आपके यहाँ पे सैचुरेशन आ गया. तो सी इज माय सैचुरेशन वाला पार्ट, सी इज माय सैचुरेशन वाला पार्ट, राइट. बी वाला जो पार्ट है मेरे यहाँ पे स्लो हो रही है चीजें, या वो स्लो इंक्रीज, क्योंकि आप सैचुरेशन के पास में पहुंचो ना, इसलिए, राइट. सो दिस इज व्हाट यू हैव टू नो. सो यू हैव अ रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस आपके यहाँ पे इंक्रीज किया जाता है अप टू सर्टेन एक्सटेंट. उसके बाद वो इंक्रीज नहीं होगा, उसके बाद वहां पे वो इंक्रीज नहीं होना है. तो ये बात आपको यहाँ पे मालूम होनी चाहिए. दिस इज समथिंग शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू. ये हर एक फैक्टर के साथ है. एक फैक्टर आप बढ़ा रहे हो ना, एक सर्टेन लिमिट तक उसका फायदा होगा, उसके बाद वो फायदा नहीं होता. यू विल हैव द सैचुरेशन. सैचुरेशन मतलब स्टैग्नेंट हो जाना, अब इसके आगे कुछ नहीं हो रहा, इसके आगे कोई भी आपका पे ग्रोथ आपका पे नहीं हो रहा होता. सो दैट्स वन थिंग वी गेट टू सी. सो दैट इज योर लाइट एज वन ऑफ द फैक्टर. तो ये 3 चीजें आपको याद रखनी है, क्वालिटी ऑफ, इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड योर ड्यूरेशन ऑफ लाइट. हाँ जी बेटा बताइए क्या सवाल है आपका, वेदिका बताइए.
सर जब आपने क्वालिटी ऑफ लाइट टॉपिक पढ़ाया उसमें आपने PAR टर्म यूज किया, तो ये PAR टर्म क्या है? फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन, PAR स्टैंड फॉर मैं लिख देता हूँ मैं आपको यहाँ पे, फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन। और इसका जो आपका स्पेक्ट्रम होता है वो आपका आता है बिटवीन द 400 से लेके 700 नैनोमीटर के बीच में। तो आपसे अगर कोई पूछता है कि कौन सा स्पेक्ट्रम को यूज करते हैं मेरे प्लांट्स फॉर माय फोटोसिंथेसिस, देन यू शुड टेल देम इट इज माय 400 to 700 नैनोमीटर ऑफ माय स्पेक्ट्रम यूज्ड बाय द प्लांट्स एंड दिस स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड एज माय PAR। हाँ जी बेटा बताइए क्या सवाल है आपका, बोलिए आदित्य। सर ये पॉइंट आप एक बार फिर से समझाना, 10% ऑफ सनलाइट विल गिव सैचुरेशन। इसमें हो क्या रहा है ना कि आपकी जो सनलाइट आ रही है ऑन द प्लैनेट पे, आपकी जो सनलाइट यहाँ पे आ रही है, पहले बात ये याद रखना कि सनलाइट कभी भी कंसर्न जनरली प्लांट्स के लिए बनता नहीं है। क्यों नहीं बनता? अगर आपको 10% भी अगर आपको सनलाइट मिले ना, इफ यू आर गेटिंग 10% ऑफ द फुल सनलाइट, जो इतनी भी आपको सनलाइट आ रही है ना दिन भर के अंदर, उसका अगर आपको 10% भी अगर आपको मिल जाए, दैट इज इनफ, दैट इज इनफ फॉर माई प्लांट्स, दैट इज गोइंग टू बी इनफ फॉर माई प्लांट्स फॉर द सैचुरेशन। सो जितना भी सनलाइट आ रहा होता है उसका 10% भी अगर प्लांट को मिल जाए वो आपका इनफ होता है, उसके अंदर उनका पूरा अच्छे से उनका फोटोसिंथेसिस वहां पे हो पाएगा। सो दैट्स व्हाई आई हैव सेड 10% ऑफ सनलाइट विल गिव सैचुरेशन। सैचुरेशन मतलब इतने के अंदर उनका सैचुरेशन यहाँ पे आ जाए। सैचुरेशन मतलब आपका आराम से फोटोसिंथेसिस यहाँ पे आपका हो जाएगा। तो ये बहुत रेयरली होता है कि सनलाइट एक फैक्टर बनता है जिससे प्लांट अपना खाना ना बना पाए। दैट इज समथिंग व्हिच हैपेंस वेरी रेयरली। व्हेन फोटोरेस्पिरेशन वुड बी present at low CO2 in C3 and C4। क्या करो शानू आप यहाँ पे? When photorespiration would be present at low CO2 in C3 and C4, when you should rather ask where it will be happening। अगर आपका low CO2 level अगर आपका है एटमॉस्फेयर के अंदर शानू, which is a different question right now, but yeah, when you have a low amount of CO2 in the atmosphere, then the plant which will get affected over there is my C3 plant। उनको नुकसान होगा यहाँ पे। अगर CO2 का लेवल कम है और ऑक्सीजन थोड़ा मॉडरेटली सेम अमाउंट के अंदर है आपको वहाँ पे, देन यू विल फाइंड द C3 प्लांट्स के अंदर आप वहाँ पे चालू हो जाएगा आप वहाँ पे फोटो रेस्पिरेशन। C4 प्लांट संभाल लेंगे, C4 प्लांट को कोई दिक्कत नहीं आएगी, दे विल हैप्पीली डू देयर खाना बनाने का प्रोसेस, बट नॉट C3 प्लांट्स। शानू समझ आ रही मेरी बात क्या कर रहा हूँ? That's what happens over there. So I hope Aditya ये बात आपको यहाँ पे समझ आ रही है। So whatever light is on the planet, 10% is good enough। 10% of total sunlight, जो भी total sunlight आपकी होती है उसकी 10% भी अगर आपको मिलता है प्लांट्स के लिए वो इनफ होता है टू कैरी आउट देयर फोटोसिंथेसिस। इतने में उनका सैचुरेशन वहां पे आ जाता है। समझ आई मेरी बात? यस सर, यस सर, के बाद हाँ जी, इसके बाद आपके यहाँ पे क्या होगा? सो दिस इज ऑल अबाउट माय लाइट, दिस इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग विद द लाइट के साथ। अब यहाँ पे क्या होगा? वी हैव अ CO2 कॉन्सेंट्रेशन। अब जब मैं CO2 कॉन्सेंट्रेशन की यहाँ पे बात करता हूँ तो CO2 को लेके पहली बात याद रखना कि आपके एटमॉस्फेयर में पहले अभी फिलहाल के लिए CO2 कितना है। सो विल फाइंड राइट नाउ यू हैव अराउंड 0.03 से लेके 0.03% से लेके अराउंड 0.04% के बीच में। दिस इज द अमाउंट ऑफ CO2 यू हैव इन द एटमॉस्फेयर राइट नाउ। इतना है अभी आपके यहाँ पे CO2 इन द एटमॉस्फेयर। दिस इज द अमाउंट ऑफ CO2 यू हैव इन द एटमॉस्फेयर। अब लैब कंडीशन में हमने यहाँ पे क्या देखा है कि अगर आपका CO2 का लेवल बहुत ज्यादा होता है ना तो उससे आपका फोटोसिंथेसिस डिक्लाइन होता है। फायदा कुछ नहीं होता, डिक्लाइन होता है। ठीक है, तो CO2 का भी लेवल आपको एक लेवल तक आपको होना चाहिए, उसके बियॉन्ड अगर वो जाता है देन दैट्स गोइंग टू बी नॉट हेल्पफुल फॉर द प्लांट्स। तो इतना तो भी आपके एटमॉस्फेयर के अंदर आपके यहाँ पे CO2 है। अभी देखा ये गया है कि C3 प्लांट्स एंड C4 प्लांट्स अलग तरीके से बिहेव करते CO2 के कॉन्सेंट्रेशन को। तो अगर मैं आपसे बात करूं C3 प्लांट्स के बारे में, so C3 plants are the plants जिनका सैचुरेशन आएगा, इनका सैचुरेशन जो आता है CO2 को लेके, इनका सैचुरेशन पॉइंट जो होगा CO2 को लेके वो इनका होगा अराउंड 460 पार्ट्स पर मिलियन, 460 ppm पार्ट्स पर मिलियन। इस वैल्यू के ऊपर इनका यहाँ पे सैचुरेशन आ सकता है। या फिर मैं आपको ये कह सकता हूं कि अभी आपका जो CO2 का लेवल है, अज्यूम करो कि अभी आपका लेवल जो है CO2 का एटमॉस्फेयर में वो है आपका अराउंड 0.03%। अगर ये इंक्रीज होता है, जो होगा
द काइंड ऑफ एक्टिविटीज ह्यूमंस आर डूइंग ऑन द प्लैनेट, बिकॉज ऑफ दैट इट विल इंक्रीज। तो अगर CO2 का लेवल अगर मेरा जाता है यहाँ पे 0.045 तक या 46 तक % तक, तो फायदा पता है किसको होगा? फायदा सिर्फ होगा मेरे यहाँ पे C3 प्लांट्स को। C3 प्लांट्स विल इंक्रीज देयर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो जब ये लेवल यहाँ पे आपका इंक्रीज किया जाएगा, when this will increase over there, जब आपका यहाँ पे ये इंक्रीज किया जाता है, जब ये इंक्रीज होगा एटमॉस्फेयर के अंदर, तो who will get benefited? C3 plants. C3 plants will do the photosynthesis. C3 plants can do your will fix CO2. CO2 को फिक्स करना मतलब करना अपना फोटोसिंथेसिस, ये लोग यहाँ पे कर लेंगे। लेकिन अगर मैं C4 प्लांट्स की बात करूं तो उनका सैचुरेशन पॉइंट काफी जल्दी आ जाता है। उनका सैचुरेशन पॉइंट C4 प्लांट्स का काफी जल्दी आता है। तो याद रखना, अगर आपके एटमॉस्फेयर के अंदर अगर CO2 का लेवल बढ़ेगा ना, तो कौन खुश होगा? पहले C3 प्लांट्स। C3 प्लांट्स विल बी हैप्पी, उनको कोई नुकसान नहीं, उनको फायदा है, क्योंकि उनका रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस वहां पे इंक्रीज किया जाएगा। अगर आप ये मान लो कि अभी आपके शहर में या आपके एनवायरमेंट के अंदर आपका 0.03% है, अगर वहां से हम इंक्रीज करते 0.046 तक, देन देयर विल बी अ इंक्रीज इन माय photosynthesis. There's going to be an increase in photosynthesis. But कब तक इंक्रीज होगा? Up to my 0.046% तक, that is your 460 parts per million तक, तब तक आपका वहां पे इंक्रीज करेगा। ठीक है। अब सिमिलरली अगर मैं बात करता हूं C4 प्लांट्स के बारे में, सिमिलरली इफ आई टॉक अबाउट माय C4 प्लांट्स का सैचुरेशन काफी जल्दी आ जाता है। C4 प्लांट्स जो होते हैं इनका सैचुरेशन होता है एट अराउंड 360 पार्ट्स पर मिलियन। सो 360 पार्ट्स पर मिलियन के ऊपर इनका होगा आपका यहाँ पे सैचुरेशन। दे विल अंडरगो सैचुरेशन। नाउ व्हेन आई से दे अंडरगो सैचुरेशन, इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि अगर आपका वैल्यू है अराउंड लेट्स से 0.036% ऑफ CO2 इफ यू हैव इन द एटमॉस्फेयर, अगर इतना CO2 है एटमॉस्फेयर के अंदर, तो इनका सैचुरेशन यहाँ पे आ जाएगा। इसके बियॉन्ड अगर आप इंक्रीज करोगे ना CO2 को, तो इनको कोई फायदा नहीं होने वाला। मतलब आपका रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस आपका इंक्रीज नहीं होने वाला। इतना दिमाग में आप बिठा लो, आपका खाना बनाने का जो प्रक्रिया है वो आपकी इंक्रीज नहीं होगी वहां पे, वो आपकी उतनी रहेगी, स्टैग्नेंट ही रहेगी। सो दिस इज अ वैल्यू एट विच आई विल फाइंड दे विल अटेन द सैचुरेशन। सो एट दिस वैल्यू मेरे C4 प्लांट्स में यहाँ पे आपका सैचुरेशन आ जाता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि अगर मेरा CO2 का लेवल बढ़ता है तो कौन से प्लांट को ज्यादा फायदा होगा, देन आंसर आपको होगा C3 प्लांट्स को। C3 प्लांट्स हैव अ मच मोर लार्जर सैचुरेशन पॉइंट, वैल्यू उनकी यहाँ पे ज्यादा है कंपेयर टू माय C4 प्लांट्स को लेके। C4 प्लांट का सैचुरेशन काफी जल्दी आ रहा है, तो अगर CO2 का लेवल बढ़ता है ना तो इनको ज्यादा फायदा नहीं होने वाला, बट C3 प्लांट को होगा, बट ओनली अप टू सर्टेन लिमिट, राइट। तो देखा ये गया बेटा कि 0. अभी जैसे कि आपका कंडीशन है ना, अभी जैसे प्लांट पे कंडीशन है, so the value it goes around 0.05% तक अगर मेरे यहाँ पे वैल्यू जा रही है, if this is a value of my CO2, right, तो यहाँ पे तो दोनों का saturation आपके यहाँ पे आ जाएगा। You will find both of them will get saturated. So in this value you will find C3 and C4, both of them, C3 and C4 will have the saturation. Saturation मतलब उनका फोटोसिंथेसिस यहाँ पे वो इंक्रीज नहीं कर पाएंगे, या मैं कहूंगा कि यहाँ पे वो लोग CO2 को फिक्स नहीं कर पाएंगे, करेंगे नहीं, बल्कि देखा ये जाता है कि टॉक्सिक हो जाता है। लेट मी जस्ट सी कपल ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे। Someone has a question which I cannot see right now. Can you repeat what it meant by saturation? Saturation का मतलब यहाँ पे क्या होता है ना बेटा, कि अब आपका इससे ज्यादा फोटोसिंथेसिस आप यहाँ पे हो नहीं पाएगा। That is called as saturation, right? मतलब एक लेवल तक कर सकते हो आप, उससे ज्यादा आप नहीं कर सकते, उसे हम कह रहे हैं सैचुरेशन। मैं इसका एक और अगर एग्जांपल दूं ना सैचुरेशन का, तो आपका एक और एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूं। समझो आपका आरबीसी है, जस्ट एग्जांपल, जस्ट मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट इज माय सैचुरेशन को एक और तरीके से बता रहा हूं। यहाँ पे समझो आपका आरबीसी है, आरबीसी के ऊपर है आपके यहाँ पे हीमोग्लोबिन, ठीक है। हीमोग्लोबिन के ऊपर आपके बैठते आपके ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, दिस इज माय हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के ऊपर आपका बैठेगा आपका ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। सो एक हीमोग्लोबिन के ऊपर आपके पास होती है 4 बाइंडिंग साइट। आप ये मान लो एक हीमोग्लोबिन के ऊपर आपके पास 4 बाइंडिंग साइट्स होती है, 4 सीट्स होती है जहां पे ऑक्सीजन जाके बैठ सकता है। तो यहाँ 1 हीमोग्लोबिन जिसके ऊपर आपके होंगे आपके यहाँ पे 4 बाइंडिंग साइट, विल हैव 4 बाइंडिंग साइट्स फॉर माय ऑक्सीजन। अगर ये चारों के ऊपर जाके मेरा ऑक्सीजन आके बैठ गया
तो मैं क्या बोलूंगा, मेरा हीमोग्लोबिन मेरा यहाँ पे हो गया सैचुरेशन। अब एडिशनल वो किसी को यहाँ पे बिठा नहीं सकता, राइट। तो सैचुरेशन मतलब जब आपका पूरा आपका ऑक्यूपाइड हो चुका होता है वहां पे। और अगर मैं बात करता हूं इन टर्म्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, सैचुरेशन मतलब कि इसके बियॉन्ड आपका फोटोसिंथेसिस या इसके बियॉन्ड आपका शुगर मॉलिक्यूल फॉर्मेशन आपका होगा नहीं। चाहे आप कितना भी बढ़ा लो अपना CO2 मॉलिक्यूल, वो एक वैल्यू उतनी रहेगी, उसके बियॉन्ड आपकी बढ़ने नहीं वाली। आपने 0.5 कर दिया, 0.6 कर दिया, 0.6 कर दिया आपने यहाँ पे, द वैल्यू ऑफ फोटोसिंथेसिस इज नॉट गोइंग टू इंक्रीज, इट हैज सैचुरेशन, उसके बियॉन्ड वो नहीं बढ़ेगी। हीमोग्लोबिन के साथ यहाँ पे क्या होगा, एक बार ये हो गया यहाँ पे सैचुरेशन, दिस इज व्हाट, दिस इज माय 100% सैचुरेशन। अब क्या पांचवा के यहाँ पे बैठ सकता है क्या, पांचवा हेमोग्लोबिन के यहाँ पे बैठेगा, पांचवा O2 आके बैठेगा क्या यहाँ पे, नहीं बैठेगा, बैठे नहीं सकता। सिमिलरली शुगर मॉलिक्यूल के साथ भी वैसा ही होता है, फोटोसिंथेसिस के साथ भी वैसा ही होता है, एक सर्टेन वैल्यू के बाद वो नहीं बढ़ता आप वहां पे, ठीक है। सो समवन हैज अ क्वेश्चन, सर व्हाट हैपेंस व्हेन CO2 इज, मैं वही कर रहा हूं, अगर आपका इतना वैल्यू आपका गया ना तो आपका ये फिर टॉक्सिक हो जाएगा। दिस कंडीशन आपका फोटोसिंथेटिक रेट तो आपका बढ़ेगा नहीं, वो तो आपका यहाँ पे बढ़ने से रहा, दैट वोंट बी हैपनिंग ओवर देयर। बट एक चीज आपके यहाँ पे हो जाएगी, दैट यू विल फाइंड इवेंचुअली आपका यहाँ पे रेट डिक्लाइन हो सकता है। व्हाट वी हैव ऑब्जर्व, लैब में ये देखा गया है कि अगर आपका CO2 का लेवल आपका बढ़ता है ना, देन इट डज, अगर बहुत ज्यादा CO2 हो देन इट विल हैव अ टॉक्सिक इफेक्ट ऑन द प्लांट, राइट। तो ये कंसर्न है, क्योंकि आपका जैसे कि आपका ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, जैसे आपका ह्यूमन प्रेशर जैसे आपका जैसे CO2 इंक्रीज हो रहा है ना, देन दैट कैन बी अ कंसर्न फॉर अस। ये हमारे लिए कंसर्न हो सकता है कि अगर ज्यादा लेवल बढ़ गया देन द प्लांट्स माइट गेट अफेक्टेड ओवर देयर बैडली, ठीक है। फोटोसिंथेसिस तो कर नहीं पाएंगे, बल्कि वो डिक्लाइन होने लगेगा वहां पे, सो दैट कैन बी अ कंसर्न, ठीक है। बताइए बेटा, बताइए क्या सवाल आपको यहाँ पे देते हैं, बोलिए। ऐसे समन एल्स हैड अ क्वेश्चन क्या, ठीक है। ऑलराइट, सो दिस इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग इन दिस, ये चीज आपको यहाँ पे होते मिल जाती है। दिस इज द स्टोरी ऑफ माय C4 प्लांट्स। अब पहले मुझे ये बताओ, क्या आपको यहाँ पे क्लियरली बताओ, क्या आपको समझ आ रहा है किसको यहाँ पे फायदा होगा और किसको यहाँ पे फायदा नहीं होगा अगर मेरा CO2 का लेवल बढ़ रहा है? तो इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। यस सर। ये बहुत क्लियर कट आप सबको मालूम होना चाहिए व्हाट इज बीन हैपनिंग ओवर देयर, कि अगर CO2 का लेवल मेरे यहाँ पे बढ़ेगा तो कौन यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा और किसको यहाँ पे बेनिफिट नहीं होगा, और कितने लिमिट तक आप बेनिफिट निकाल सकते हो। अगर मैं रफ वैल्यू निकालूं तो 0.05 तक आप सोच सकते हो कि चलो फायदा होगा, वो भी C3 प्लांट्स को, बट उसके बियॉन्ड यू विल नॉट हैव एनी काइंड ऑफ एडवांटेज, नीदर टू C18 नीदर टू C4। C4 को तो पहले ही नहीं होगा क्योंकि उसका सैचुरेशन काफी पहले आ रहा है, ठीक है। तो ये एक बात आपको यहाँ पे रखनी है यार, दिस इज अ वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यू हैव टू नो इन दिस, ठीक है। नाउ सो यहाँ पे जैसे मेंशन किया हुआ है, CO2 इज अ मेजर लिमिटिंग फैक्टर फॉर फोटोसिंथेसिस। The concentration of CO2 is very low in the atmosphere, 0.03 to 0.04%. Increase in the CO2 concentration up to 0.05% can cause an increase in CO2 fixation rate. Beyond this, the level can become damaging over a long period. अब जब इन्होंने यहाँ पे बोला कि आपको इंक्रीज किया जा सकता है, तब तक they are saying in terms of my C3 plants. They are saying in terms of your C3 plants. C3 plants का क्योंकि आपका वैल्यू जाता है ना आपका अराउंड 460 पार्ट्स पर मिलियन, तो रफली हम कह सकते हैं C3 प्लांट्स अपने यहाँ पे CO2 को फिक्स कर लेंगे, बट C4 प्लांट्स नहीं करेंगे, बिकॉज उनका सैचुरेशन काफी जल्दी आता है। उनका सैचुरेशन यहाँ पे आ रहा था एट अराउंड 0.046% के ऊपर, सॉरी 0.036% के ऊपर आपका C4 प्लांट्स का सैचुरेशन आ जाता है, तो ये बात ध्यान रखना। चलिए, वी हैव सीन द CO2, नाउ लेट्स टॉक अबाउट माय टेम्परेचर। अब हमारा नेक्स्ट चीज जो यहाँ पे आएगा, दैट इज गोइंग टू बी द टेम्परेचर इन दिस। तो चलिए देखते हैं कि आपका टेम्परेचर यहाँ पे कैसे कंट्रोल करता है आपका यहाँ पे फोटोसिंथेसिस को। So you always need to have an optimum range, क्योंकि इसमें दो चीजें होती है आपके यहाँ पे, एक होती है आपके यहाँ पे मिनिमम रेंज, एक होती है मिनिमम वैल्यू। You have a minimum value, that's one thing you will have. Then you have optimum range. Then you have maximum value. ठीक है। अब मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू जो होती है ना, वो जनरली ज्यादा बेनिफिशियल आपके यहाँ पे होती नहीं है। आपको चाहिए आपका ऑप्टिमम रेंज, यहाँ पे यू नीड टू हैव ऑप्टिमम रेंज, जहाँ पे आपका फोटोसिंथेसिस आपका सही से हो पाएगा। सो दिस ऑप्टिमम रेंज इज गोइंग टू बी वेरिंग फॉर माय C3 एंड C4 प्लांट्स। मतलब बेसिकली आपके C3 प्लांट्स का टेम्परेचर का रेंज अलग होता है, C4 प्लांट्स का टेम्परेचर का रेंज आपके यहाँ पे अलग हो जाएगा।
So let's take an example over here. So for example, on an average अगर मैं C3 plants की बात करता हूँ, तो C3 plants का जो रेंज यहाँ पे होता है, ऑप्टिमम रेंज जो इनका यहाँ पे होगा, वो होगा अराउंड 15 से लेके लेट्स से अराउंड 25 डिग्री सेल्सियस तक. सो 15 to 25 डिग्री सेल्सियस इनका यहाँ पे आपका है, आपका यहाँ पे ऑप्टिमम रेंज. दिस ऑप्टिमम रेंज फॉर माय C3 प्लांट्स, राइट. तो इस रेंज के अंदर आपको मिलेगा आपका मैक्सिमम लेवल ऑफ माय फोटोसिंथेसिस. अगर वैल्यू इसके बाहर गई तो आपका फोटोसिंथेसिस आपका पे हो नहीं पाएगा. सो दिस इज द ऑप्टिमम रेंज यहाँ पे. दिस इज द ऑप्टिमम रेंज फॉर माय C3 प्लांट्स. ऑन द अदर हैंड अगर मैं ऑप्टिमम रेंज देखता हूँ मेरे C4 प्लांट्स का, इफ आई टॉक अबाउट माय C4 प्लांट्स, इनका ऑप्टिमम रेंज आपका यहाँ पे आ सकता है फ्रॉम 25 से लेके 40 डिग्री सेल्सियस तक. Right, so you'll find over here that you will find C3 plants और C4 plants के अंदर you will get to see that you have a difference in the optimum range. तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इनमें हाई टेम्परेचर पे ज्यादा बेटर बिहेव कौन करेगा, ऑब्वियसली माय C4 प्लांट्स. अगर आपका टेम्परेचर हाई जा रहा है तो इस टेम्परेचर रेंज के अंदर कौन करेगा अपना फोटोसिंथेसिस? C4 प्लांट्स. इसलिए आपको याद होगा, मैंने बताया था आपको यहाँ पे कि अगर आपकी हाई लाइट इंटेंसिटी हो या अगर आपका हाई टेम्परेचर हो तो जो प्लांट अपना खाना बना पाता है वो आपका C4 प्लांट होता है. सो दे विल आस्क यू दिस क्वेश्चन दैट विच प्लांट विल बिहेव बेटर इन टर्म्स ऑफ हाई टेम्परेचर. अगर आपका टेम्परेचर हाई रहता है तो कौन सा प्लांट आपका सही से बिहेव करेगा या सही से अपना खाना बनाएगा वहां पे? आपका आंसर यहाँ पे आएगा आपका C4 plants. C4 plants are the one which will carry out their photosynthesis easily, happily, even when they have a high temperature. ये रेंज आपको याद रखना है. सो आपको रेंज से तो सवाल आएगा नहीं, बिकॉज ये वेरी करता है हमेशा बुक्स के अंदर, बट यू विल गेट दिस क्वेश्चन कि विच ऑफ दिस प्लांट कैन बिहेव एट अ हाई टेम्परेचर एंड हाई लाइट इंटेंसिटी. आंखें बंद करके आप बोलोगे अपने यहाँ पे C4 प्लांट्स, बिकॉज उनका रेंज अलग है ना, दे हैव अ हायर ऑप्टिमम रेंज यहाँ पे. तो अगर टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस गया, अब मुझे आप लोग बताओ, मुझे यहाँ पे ये चीज आप मुझे यहाँ पे बताओ, अगर आपका टेम्परेचर गया है यहाँ पे, लेट्स से इफ यू हैव अ टेम्परेचर अराउंड 35 डिग्री सेल्सियस, तो कौन सा प्लांट यहाँ पे खाना नहीं बना पाएगा? C3 plant. C3 plant. ऑल ऑफ यू या शुड बी वेरी क्लियर विद दिस कि मेरा C3 प्लांट ने यहाँ पे अपना खाना नहीं बनाना. दे वोंट बी एबल टू मेक द फूड ओवर देयर, राइट. C4 प्लांट खुशी खुशी खाना बनाएगा यहाँ पे. C4 प्लांट विल डूइंग दिस खाना फार्मिंग वेरी इजीली, राइट. अब मैं आपको एक और चीज यहाँ बताता हूँ, दो चीज आप यहाँ पे याद रखना. दिस वन थिंग यू हैव टू नो. बिल्कुल सही बेटा, आप सबका आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही, राइट. दिस वन थिंग यू हैव टू नो इन दिस. When you have a very low temperature, na, when you have a very low temperature, so when you have a low temperature, right, low मतलब अब मैं जनरल प्लांट्स की बात कर रहा हूँ. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट प्लांट्स जो आपके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में मिलते हैं और जो आपके डेजर्ट में मिलते हैं, उनकी बात नहीं कर रहा. एक जनरली अगर मैं बात करूँ, when you have a low temperature ना, तो वो टाइम पे क्या होता है? The enzymes remain inactive. Enzymes remain inactive. एंजाइम्स आपके यहाँ पे इनएक्टिव रहते हैं. अब क्योंकि आपका टेम्परेचर यहाँ पे लो था तो आपके एंजाइम्स यहाँ पे आपके इनएक्टिव है. अब क्योंकि मेरे यहाँ पे एंजाइम्स इनएक्टिव है तो आपका फोटोसिंथेसिस आपके यहाँ पे नहीं हो पाता. सो लो टेम्परेचर के ऊपर याद रखना, आपके एंजाइम्स यहाँ पे आपके इनएक्टिव होते हैं एंड बिकॉज ऑफ दैट फोटोसिंथेसिस, मैं इसको शॉर्ट में लिखता हूँ, फोटोसिंथेसिस इज गोइंग टू बी लो. आई जस्ट राइट PS over here, photosynthesis is going to be low. Right, or it won't be happening over there, right. If you have a very high temperature, समझो टेम्परेचर आपका गया है आपका यहाँ पे, लेट्स से गया वो आपका अराउंड 50 डिग्री सेल्सियस आपका चला गया. सो लेट्स से यू हैव अ गर्मी. वैसे दिल्ली में तो इतनी गर्मी होती है, हिमाचल में तो इतना नहीं होता होगा. हिमाचल में कभी नहीं होता. हिमाचल में आई थिंक मार्च में भी आपका टेम्परेचर कितना रहता होगा? 21, 22, 25. दैट्स इट. पंजाब में आपको मिल जाता होगा बट नॉट इन हिमाचल एंड इन सम अदर पार्ट्स. इंदौर में होता है, इंदौर में भी हैव टेम्परेचर जो जाता है 50 तक. युवराज मस्ट बी फेमिलियर विद दैट. व्हाट मींस एंजाइम वर्क्स एट ऑप्टिमम. इसका मतलब ये होता है बेटा कि एक एंजाइम को काम करने की एक रेंज चाहिए होता है टेम्परेचर का. अगर मैं कह रहा हूँ कि एंजाइम वर्क्स इन ऑप्टिमम टेम्परेचर, दैट मींस एंजाइम को ये रेंज चाहिए होता है. सो आपकी C3 प्लांट्स के अंदर ये वो आपका रेंज है. दिस इज माय ऑप्टिमम टेम्परेचर. इस रेंज के अगर आगे बढ़ गया ना टेम्परेचर,
तो एंजाइम काम नहीं करेगा, इसके नीचे रहा तो वो काम नहीं करेगा, सिंपल। दिस इज द ऑप्टिमम रेंज, तो इसको हम बोलते हैं आप एज अ कार्तिक, दिस इज कॉल्ड एज माय ऑप्टिमम रेंज। अरे कुछ हुआ, समथिंग हैपेंड सर। 44 डिग्री इन हिमाचल नाउ, क्या बात कर रहे हो सुरभि, कुछ भी, कहाँ से हो आप, हिमाचल में कहाँ से हो, ये कौन सा पार्ट है हिमाचल का जहाँ पे इतना टेम्परेचर आपका जा रहा है। फिलहाल ऑप्टिमम रेंज आपकी ये होती है, ठीक है। देन बिलासपुर, बिलासपुर में इतना जाने लगा, बिलासपुर में कब से इतना जाने लगा, ठीक है। सो यू हैव हाई टेम्परेचर, अगर आप यहाँ पे रहेगा, हाँ सुनो मेरी बात, अगर आपका टेम्परेचर अगर आपके यहाँ पे हाई रहता है ना, तो व्हाट विल हैपन, योर एंजाइम्स विल गेट डीनेचर्ड। आपके जो एंजाइम्स यहाँ पे होते हैं ना, एंजाइम्स विल गेट डीनेचर्ड। सो एंजाइम्स जो आपके पास थे यहाँ पे, दे विल अंडरगो डीनेचरेशन। डीनेचरेशन का मतलब आपका यहाँ होता है, ये ब्रेक डाउन हो जाएंगे, दे विल जस्ट ब्रेक देमसेल्फ डाउन, बिखर जाएंगे, टूट जाएंगे। एंजाइम आर नथिंग बट प्रोटीन्स एंड दीज प्रोटीन्स विल गेट देमसेल्फ ब्रोकन डाउन अगर टेम्परेचर हाई होता है तो अगर ऐसा भी होता है, इवन देन यू विल व्हाट विल फाइंड द फोटोसिंथेसिस ओवर देयर इज गोइंग टू बी लो, हो नहीं पाएगा, लो हो जाएगा बिल्कुल आपका यहाँ पे। तो ये बात याद रखें कि अगर आपका टेम्परेचर हाई होगा तो क्या होता है और लो होता है तो क्या होता है, ये बात आप सबको दिमाग में बहुत क्लियर होनी चाहिए। इफ यू हैव अ हाई टेम्परेचर देन द फोटोसिंथेसिस वोंट हैपन, व्हाई, बिकॉज एंजाइम्स मेरे यहाँ पे ब्रेक हो रहे हैं। डीनेचरेशन का होता है ब्रेक होना। सो अगर ये मेरा एंजाइम है ना, इफ दिस इज माय एंजाइम ओवर देयर, इट विल गेट ब्रोकन डाउन, इट विल गेट ब्रोकन डाउन, एंड इफ एट ऑल इट गेट्स ब्रोकन डाउन देन श्योरली आप अपने यहाँ पे फोटोसिंथेसिस अपना यहाँ पे आप कर नहीं पाओगे। अगर आपका टेम्परेचर बहुत लो है, 2 डिग्री सेल्सियस, 3 डिग्री सेल्सियस, देन व्हाट विल हैपन कि आपके एंजाइम्स एक्टिव ही नहीं होंगे, आपके एंजाइम्स आपके यहाँ पे एक्टिव ही नहीं होते हैं। सो दैट इज व्हाई यू विल फाइंड द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस विल डिक्लाइन ओवर देयर। आप कभी नोटिस करना, आपको रातों रात बुखार आता है और फिर आप ठीक हो जाते हो अगले दिन तक। कई बार ऐसा होता है आपको कि रात को बुखार आता है थोड़ा बहुत और सुबह तक आप यू आर नॉर्मल, यू फील बेटर, राइट। ओवरनाइट फीवर होता है और दिन तक आप ठीक हो जाते हो, कोई ज्यादा डॉक्टर के जाने की आपको जरूरत नहीं पड़ती। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर आपकी बॉडी में कोई बैक्टीरिया आया या कोई पैथोजन आया तो आपकी बॉडी क्या करती है, आपकी बॉडी आपका टेम्परेचर बढ़ा देती है ताकि उस बैक्टीरिया को जो ऑप्टिमम रेंज है उसे मिले ना, उस बैक्टीरिया को जो ऑप्टिमम रेंज उसको जो मिलना चाहिए उसे वहां पे मिले ना। अगर उस बैक्टीरिया को ऑप्टिमम रेंज वहां पे उसे मिलेगा नहीं ना, तो सिंपल सी बात है बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर पाएगा। आपने जो रेंज था, बैक्टीरिया जो सोच के आया था कि हाँ आप तो इसका टेम्परेचर है 35 डिग्री सेल्सियस, हम अच्छा ग्रो करेंगे, आपकी बॉडी क्या करती है, टेम्परेचर बढ़ा देती है। जैसे आपका टेम्परेचर गया 37, बैक्टीरिया विल स्टार्ट डाइंग because their enzymes will not work over there. Their enzymes also will get denatured and ultimately the bacteria won't survive over there. तो बॉडी का तरीका होता है कि बैक्टीरिया के ग्रोथ को वहां पे कम करना, that's one of the thing the body does over there along with the immune system के फंक्शनिंग के साथ साथ एक और चीज यहाँ पे करती है। So that is also one thing you have to understand. So टेम्परेचर को लेके ये बात याद रखना, चाहे वो प्लांट या एनिमल्स हो। एंजाइम को लेके, एंजाइम हाई टेम्परेचर पे काम नहीं करता और लो टेम्परेचर पे ये एक्टिव ही नहीं होता। So this is one thing you have to know in this, right? So I hope इतनी बातें आप सबको यहाँ पे क्लियर है। I hope this is a story which is clear to all of you in terms of my temperature. क्या किसी को इसमें कोई दिक्कत आ रही है तो बता दो। If the temperature part is not clear to anyone, then please raise your hand or ask a question. या फिर आप अपने सवाल अपने यहाँ पे आप चैट में लिख सकते हो। सब ठीक है यहाँ पे फिलहाल? Should we move on to something else? ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. Right. चलो फिर, चलो आप कह रहे हो तो फिर चलते आगे। Then we have the last thing that is going to be your water. ये तो अंडरस्टैंडेबल बेटा, water is something which is understandable all the time, right? You need a right amount of water, ठीक है? When you have a lack of water, when you have a lack of water, this will create a stressful condition. ये क्या करेगा यहाँ पे? This will create a stress. This will be a stress for plant. जैसे ही आपकी पानी की कमी हुई, जैसे गमले को पता चला कि आपने पानी नहीं दिया 4 दिन से, राइट? सो व्हाट विल हैपन इफ दैट ऑल दैट इज द केस, देन व्हाट विल हैपन, एक हार्मोन आपके यहाँ पे आता है, वन हार्मोन विल कम ओवर देयर भाग के। सो ये वो लैक ऑफ वाटर, जब आपको स्ट्रेस होता है प्लांट के ऊपर पानी का, तो एक हार्मोन आपके यहाँ पे आएगा एंड दैट हार्मोन इज कॉल्ड एज माय एब्सिसिक एसिड, ABA. ABA एज अ प्लांट हार्मोन, दिस इज योर प्लांट हार्मोन। ये हम फ्यूचर में पढ़ेंगे इसे डिटेल में, अभी बस नाम याद रख लो। So ABA as a plant hormone आपके यहाँ पे आएगा and this will come and tell your plant to close down the stomata. तो ये आके
It will promote closing of stomata. So closing of stomata is something which will be happening because of my AVN. अब बात ये है कि अगर आपने स्टोमेटा को बंद करा दिया तो सिंपल सी बात है बेटा, आपका CO2 अंदर आएगा नहीं. अगर CO2 अंदर आएगा नहीं तो आपका हो गया कॉम्प्रोमाइज आपका फोटोसिंथेसिस. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग. सो दैट इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू हैव अ लैक ऑफ वाटर. तो आपका स्टोमेटा आपका यहाँ पे बंद हो जाता है. अगर आपका स्टोमेटा आपका यहाँ पे बंद हो गया देन श्योरली आपका फोटोसिंथेटिक रेट आपके यहाँ पे कम हो जाएगा. एक और चीज होती है इफ यू हैव व्हेन यू हैव अ लैक ऑफ वाटर, एक और चीज आपको यहाँ पे मिलेगी देखने के लिए, विल्टिंग. विल्टिंग मतलब आपके प्लांट सूख जाते हैं, मुरझा जाते हैं, राइट. सो व्हेन यू हैव अ लैक ऑफ वाटर, यू वन मोर थिंग व्हिच कैन बी सीन हैपनिंग इज द विल्टिंग. यहाँ पे विल्टिंग मतलब प्लांट्स का सूख जाना, मुरझा जाना. अब सिंपल सी बात है, अगर आपके प्लांट मुरझा जाते हैं, सूख जाते हैं, देन उनका सरफेस एरिया भी कम हो जाता है. अगर उनका सरफेस एरिया कम हो जाएगा देन श्योरली उनके अंदर फोटोसिंथेसिस उनका वहां पे कर नहीं पाएंगे वो लोग. तो ये होता है व्हेन यू हैव अ लैक ऑफ वाटर. एंड कलेक्टिवली जब भी ये लैक ऑफ वाटर होगा, अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन, द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज गोइंग टू डिक्रीज. Rate of photosynthesis is going to decrease. So this is what we will be finding in this. ये चीज. हाँ बेटा बोलो, कोई सवाल था ना, बताइए. नहीं, नो सवाल, ठीक है. सो ये बात आपको याद रखनी है कि दोनों कंडीशन के अंदर आपका अल्टीमेटली लाइक वेटिंग हो या आपका स्टोमेटा बंद हो, इन बोथ द कंडीशन यू विल फाइंड द रेट विल डिक्रीज ओवर देयर. सो ये एक चीज आपको इसके अंदर याद रखनी है. सो दैट्स योर पॉइंट ए. यू हैव दिस पॉइंट बी. वेटिंग भी हो सकता है, क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा भी आपका पे हो सकता है. दैट्स अ वाटर साइज. सो यू नीड टू हैव राइट अमाउंट ऑफ वाटर. अगर ज्यादा अगर सेम अमाउंट में पानी रहेगा एंड प्लांट अपना पे ग्रो कर सकता है आराम से. सो ये याद रखना है, इसमें और कुछ नहीं है. दिस इज ओनली थिंग यू हैव टू नो इन दिस, राइट. सो वाटर एज वन ऑफ द फैक्टर इज समथिंग यू नो. ये आपने देखा है, आप सबके घर में गमले होंगे और आपने पानी डालना भूल गए होंगे. You know what is a very important factor over there. You can clearly visually see the plant dying in front of you. ठीक है. So that is something you have to know. इतनी बातें याद रखना. Temperature, water, CO2 concentration, and my light. These are the factors which you have to know in this. And Blackman law of limiting factor. अब एक काम करते हैं, फटाफट कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि अश्योरेंस मिल जाए सबको, आपको और मुझे भी, कि आपको इतनी चीज आपको यहाँ पे समझ आ चुकी है. So let me pick up some selected question right now. यहाँ से पहले हम स्टार्ट करते हैं. The law of limiting factor was proposed by. Raise your hand to answer this. बस hand raise करना है, आंसर मत करना. hand raise करो बस. The law of limiting factor was proposed by. बताइए पूजा, क्या होगा इसका आंसर? अच्छा पूजा ने, बेटा अब आपको अनम्यूट करना होता है हैंड रेज करने का. You have to unmute yourself. ठीक है, तब तक आप बताइए वेदिका, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? सी ब्लैकमैन. वेदिका बाय द वे आप कौन से स्टेट से, हिमाचल या कोई दूसरे स्टेट से आप? हिमाचल. ऑलराइट, ठीक है. आर्यन क्या लग रहा है इसका आंसर आपको यहाँ पे? शामवी क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? Sir, option C. Right. So I hope everyone will agree on this. It is your Blackman who was the scientist who gave us the law of limiting factor. ठीक है. चलो. The rate of photosynthesis is higher in these four options. चार ऑप्शन आपके पास यहाँ पे. बताइए कौन से वेवलेंथ के अंदर आपका फोटोसिंथेसिस यहाँ पे आपका हायर होगा. एक काम करो, अनम्यूट करके वैसे ही बता दो सब लोग, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? Red light. Right. Always going to be your red light. Red light में आपको मिलेगा आपका ज्यादा होते हुए आपके यहाँ पे. ठीक है. हाँ, अब इसके लिए हैंड रेज करना. Which of this plant have a highest optimum temperature? इनमें से कौन से प्लांट होते हैं जिनका ऑप्टिमम टेम्परेचर आपके यहाँ पे सबसे हाईएस्ट होता है? याद करो रेंज किसकी हाईएस्ट थी वहां पे. Which of them was having the highest range? बताइए युवराज, क्या होगा इसका आंसर? C. कार्तिक? ऑलराइट. पलक शर्मा एंड अंशिका तिवारी. बेटा अनम्यूट करके आंसर देना है, चैट में नहीं. अंशिका तिवारी. इट इज गोइंग टू बी योर ऑप्शन सी. आई होप सब लोग यहाँ पे एग्री कर रहे हैं. आई होप वी विल एग्री ऑन दिस. इट्स योर ऑप्शन सी यहाँ पे हमेशा.
Yes, They'll sir. have a highest range, right? So it's option C बनेगा यहाँ पे करेक्ट आंसर दे रहा मैं C4 plants. C4 plants के एग्जाम्पल क्या होते हैं? Maize. मेज, Hmm? sorghum, Maize, sugarcane, sorghum. Sugarcane, maize. राइट, बिल्कुल याद रखना है आपने ये मेज, शुगरकेन एंड सॉर्गम, ये 3 एग्जाम्पल ये आपको याद करने के लिए, उसमें से 2 तो आपने आंखों से देखे भी होंगे, सॉर्गम को हटा देता हूं मैं, इसलिए आपको ये तो चलो याद करना पड़ेगा, बट अगली बार शुगरकेन और मेज आपके सामने आएगा तो याद रखना देयर आर C4 प्लांट्स, ठीक है। हाँ, अब ध्यान से देखो सवाल को एंड देन रेज योर हैंड। एट व्हाट कॉन्सेंट्रेशन डू C4 प्लांट शो सैचुरेशन? कौन से कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर C4 प्लांट्स अपना सैचुरेशन यहाँ पे शो करते हैं? बी वेरी केयरफुल व्हाइल आंसरिंग दिस एंड रेज योर हैंड टू आंसर दिस। अंजलि शर्मा, क्या लग रहा है? सर ऑप्शन डी। हर्षा कुमार Sir, option D. एंड रेनू रानी, Sir, option D. राइट, सो ऑप्शन डी बिकम्स द करेक्ट आंसर इन दिस। C4 प्लांट्स का सैचुरेशन काफी जल्दी आ जाता है, दे विल गेट द सैचुरेशन एट अराउंड लाइक 360 पार्ट्स पर मिलियन के ऊपर, सो इनको ज्यादा फायदा नहीं होने वाला CO2 के इंक्रीज होने से, so that is what you will be finding in them. सवाल को खुद से पढ़िएगा एंड देन रेज योर हैंड। आई वोंट रीड द क्वेश्चन, यू हैव टू रीड द क्वेश्चन फ्रॉम योर एंड एंड देन उसके बाद आप यहाँ पे आप हैंड रेज करोगे। ऑलराइट, बताइए नैतिक क्या लग रहा है इसका आंसर? Sir, second. शहनाज मलिक, सर सेकंड मिनिमम वैल्यू। एंड सुरभि, I take it as a option 2 यहाँ पे. So I hope everyone will agree on this. This is a definition of a Blackman's law. If a chemical process is affected by more than one factor, the rate will be determined by a factor which is nearest to the minimal value. So yes, that's our option B becomes the correct answer in this. सही है, ठीक है. Increase in incident light beyond certain point. Increase in light incidence beyond certain point causes what? अगर आपका लाइट इंटेंसिटी आपका एक सर्टेन पॉइंट के बियॉन्ड अगर आपका यहाँ पे जा रहा है तो इसके जैसे आपका यहाँ पे क्या होगा? व्हाट विल बी हैपनिंग ओवर देयर एक सर्टेन पॉइंट के बाद? बोलिए शौर्य, क्या लग रहा है इसका आंसर आपका यहाँ पे? सर डी। एंड युवराज? Sir, D. आई होप सचिन, शानू, आकृति, भूमिका, ऑल ऑफ यू विल एग्री ऑन दिस. इट इज गोइंग टू बी ऑप्शन डी. यहाँ पे 2 चीज आपके यहाँ पे होगी. You will find there will be a decrease in the photosynthesis and there will be a breakdown of the chlorophyll pigment. ये 2 चीज आपके यहाँ पे हो रही होती है. So yes, option D becomes the correct answer in this. बिल्कुल सही. This will become your correct answer. Okay, अभी बताइए, ये सवाल है आपका पुराने टॉपिक से बेस. फोटो रेस्पिरेशन इज फेवर्ड बाय. फोटो रेस्पिरेशन को यहाँ पे कौन फेवर करता है? बोलिए रोहन, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? सर ऑप्शन डी. ऑलराइट, मयंक? ऑप्शन डी. राइट, मयंक क्या आप मुझे बता सकते हो फोटो रेस्पिरेशन के दौरान कौन से 3 ऑर्गेनल्स आपके इन्वॉल्व हो रहे थे? क्लोरोप्लास्ट, प्रोक्सिसोम और माइटोकॉन्ड्रिया. Right. Chloroplast, peroxisome and mitochondria are the 3 organelles which are involved in this. Right. So your option 4 आपके यहाँ पे सही है. और याद रखना सब लोग कि फोटो रेस्पिरेशन में आपके 3 ऑर्गेनल इन्वॉल्व होते हैं. कोई मुझे बताएगा हैंड रेस करके कि फोटो रेस्पिरेशन को हम यहाँ पे C2 साइकिल क्यों बोलते हैं? Why we call it as a C2 साइकिल? क्योंकि फर्स्ट हाँ बोलो बेटा बोलो. Stable compound. फॉस्फोग्लाइकोलेट बनता है जो 2 कार्बन का कंपाउंड होता है. राइट, 2 कार्बन वाला होता है तो C2 साइकिल बोलते हैं. बिल्कुल ट्रू. सो इट इज अ फॉस्फोग्लाइकोलेट जिसके साथ आप यहाँ पे C2 साइकिल भी आप यहाँ पे बोल देते हो. बिल्कुल सही, दैट्स अ करेक्ट आंसर. प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2 इन केम पाथवे. आपके केम प्लांट्स के अंदर प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर यहाँ पे होता है. आराम से देखिए सवाल को एंड देन रेज योर हैंड. सीधा क्वेश्चन केयरफुल एंड देन रेज योर हैंड. प्रद्युमन, क्या लग रहा है? सर ऑक्सैलोएसिटिक एसिड. वंशिका कौंडल? ऑप्शन ए. ओके. निशु सिंह? ऑप्शन ए सर. तनिष्क धार?
पाहुल प्रीत। Sir, option B. Option B. हाँ, कितने लोग कह रहे हैं कि ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है? वैसे ही बोलो यस या नो, हाँ या ना बोलो। भी लग रहा है आपको सही आंसर है? ऑप्शन 2। Option B. राइट आंसर, ऑप्शन जी बी। सर। सर बी है। हाँ, ऑप्शन बी है। ऑप्शन 2 जो है बैटमैन वाला, मतलब 2 जो यहाँ पे लिखा हुआ है, दैट्स द करेक्ट आंसर इन दिस। पूछा गया आपसे फर्स्ट प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2, तो आपका पीपी होता है। ये तो आपको बनता है बेटा, ये तो बन के मिलेगा आपको, दैट इज द प्रोडक्ट व्हिच इज गेटिंग फॉर्म। बेसिकली आप याद रखना हमेशा यहाँ पे कि आपका एक्सेप्टर मतलब कौन था जो CO2 को एक्सेप्ट कर रहा था, तो दैट वाज माय पीपी, एंड देन यू गेट टू हैव कि ये कंबाइन करके फिर आपको देता है यहाँ पे OAA। तो ऑप्शन 2 बनेगा बेटा, ऑप्शन 2 बनेगा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर। सो दैट्स ऑप्शन बी यहाँ पे 2। ठीक है, so that's what you'll find happening in this. Then बताइए, खुद से पढ़िए सवाल को and then raise your hand to answer this. In C4 plants, the enzymes of Calvin cycle are present in. बताइए शौर्य, क्या होगा इसका आंसर? सर बी। आर्यन क्या लग रहा है? सर ऑप्शन बी, क्लोरोप्लास्ट ऑफ बंडल शीट सेल। Right, and I hope all of you will agree on this. It is my option B यहाँ पे, chloroplast of bundle sheath cell is a site जहाँ मेरा Calvin cycle यहाँ पे ऑपरेट किया जाएगा, रन किया जाएगा. So yes, that's what this is the site it is going to be. The reaction that is responsible for primary fixation of CO2 is catalyzed by which of the following enzyme in C4 plants? So primary CO2 fixation के लिए कौन सा एंजाइम आपका यहाँ पे इन्वॉल्व होगा? So सबसे पहले जो आपका CO2 fixation यहाँ पे होता है C4 प्लांट्स के अंदर, वो करने के लिए कौन सा एंजाइम आपके यहाँ पे इन्वॉल्व होगा? बोलिए आदित्य राजपूत, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? सर ऑप्शन ए। वेदिका, आपको क्या लग रहा है? ऑप्शन बी। सोनाक्षी, ऑप्शन ए। निशु सिंह, ऑप्शन ए सर। रोहन सर ऑप्शन बी। एंड नैतिक। Option B. प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग, वापस आप यहाँ पे गड़बड़ कर रहे हो, सुनो मेरी बात। ऑप्शन बी आपके यहाँ पे सही आंसर है। हाँ, ऑप्शन बी हैज टू बी करेक्ट आंसर इन दिस। ठीक है, द रिएक्शन दैट इज रिस्पांसिबल फॉर प्राइमरी फिक्सेशन, सबसे पहले CO2 को फिक्स कौन कर रहा है? रूबिस को थोड़ी कर रहा होता है, आरबीपी थोड़ी होता है। प्राइमरी फिक्सेशन जो आपका किया जा रहा था बेटा, वो आपका कहाँ किया जा रहा था? इट वाज डन इन द मेसोफिल सेल, इट वाज डन इन योर मेसोफिल सेल के अंदर वो किया जा रहा था। और मेसोफिल सेल के अंदर आपका कौन सा एंजाइम होता है? वो आपका होता है PPCase, PP कार्बोक्सिलेज, ये होता है ना आपका एंजाइम वहां पे। तो ऑप्शन बी बनेगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। द रिएक्शन दैट इज रिस्पांसिबल फॉर प्राइमरी फिक्सेशन ऑफ CO2 इज कैटलाइज्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इन C4 प्लांट्स। लिखा हुआ है इन लोगों ने C4 प्लांट्स, तो C4 प्लांट्स के अंदर जो सबसे पहले आपका जो CO2 यहाँ पे फिक्स किया जाएगा, दैट इज डन विद हेल्प ऑफ माय PP कार्बोक्सिलेज। सो PP कार्बोक्सिलेज की मदद से आप CO2 को अपना यहाँ पे फिक्स करते हो। ठीक है, रूबिस को नहीं आएगा, आरबीपी कार्बोक्सिलेज यहाँ पे नहीं आएगा, वो तो आपका करा जा रहा है बेटा, वो तो केल्विन साइकिल के अंदर करा जा रहा है। दैट इज नॉट द प्राइमरी CO2 फिक्सेशन, वहां पे नहीं हो रहा, राइट। सो प्राइमरी मतलब सबसे पहले CO2 को फिक्स कौन करा है C4 प्लांट्स के अंदर, एंड दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ माय एंजाइम PP कार्बोक्सिलेज। क्या ये बात अब आप सबको याद रहेगी? याद हो जानी चाहिए बेटा। जिन्होंने ये गलत किया था ना, प्लीज अब याद रखना ये बात, राइट। सर आई हैव अ क्वेश्चन। बताइए बेटा, बताइए, बोलिए। सर जो C4 प्लांट्स में साइकिल चलता है सर, उसमें C3 भी तो चलता है एक जगह उसके अंदर, मतलब। हाँ बिल्कुल, तो लेकिन वो प्राइमरी, लेकिन प्राइमरी जब लिखा गया ना यहाँ पे प्राइमरी फिक्सेशन मतलब सबसे पहले, ओके सर। सबसे पहले जो आपका फिक्सेशन यहाँ पे होगा वो कहाँ पे हो रहा है? सो दैट इज समथिंग हैपनिंग इन द मेसोफिल सेल। ठीक है, ऑलराइट, सो दिस इज व्हाट यू हैव टू नो इन दिस। सो ये हो गया आपके यहाँ पे कुछ सवाल। मॉड्यूल का एक्सेस आपके पास सबको है वहां पे, सो प्लीज मॉड्यूल में से भी निकाल के सवाल सॉल्व करिए। जो रेलेवेंट सवाल है वो करिए, कुछ अगर एनसीईआरटी के बाहर के सवाल है तो आप इग्नोर कर सकते हो, बट रेलेवेंट सवाल सॉल्व करिए, ताकि जब इसका टेस्ट होगा, इसका टेस्ट हम करेंगे 5 जनवरी को। ठीक है, 5 जनवरी को आपके कुछ चैप्टर का टेस्ट होगा, इनमें से एक ही होगा। सो तब हम कराएंगे हमारा यहाँ पे लाइक दिस, दैट इज व्हेन विल बी हैविंग द टेस्ट। तो उसके पहले अच्छा खासा क्वेश्चन सॉल्विंग कर लीजिए, काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन भी सॉल्व कर लीजिए, राइट। कहीं पे अगर आप अटक रहे हो देन प्लीज शेयर मी द क्वेश्चन एंड देन वी कैन हैव अ लुक एट दैट। मंडे को जब हम लोग वापस मिलेंगे, वी कैन स्टार्ट विद अ न्यू चैप्टर एंड दैट चैप्टर कैन बी माय रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। दैट इज द चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद। ठीक है,
कुछ एनसीईआरटी में लाइन पढ़ते समय अगर कोई चीज अगर आपको समझ नहीं आती देन प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट और मुझे व्हाट्सएप कर दो, ग्रुप पे डाल दो, वॉट एवर वर्क्स फॉर यू, ठीक है। सो ऑलराइट देन, चलिए अब नाउ इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू कैन आस्क अ क्वेश्चन और एंड देन वी कैन रैप दिस अप। बताइए आर्यन, कोई सवाल है क्या आपका? आर्यन, शानू, वंशिका, युवराज, आपके हैंड रेज्ड है? नथिंग, ठीक है। जिसका सवाल है वो अपने सवाल पूछ सकता है। बाकी इफ यू हैव नो क्वेश्चंस देन, हाँ जी शानू बताइए। सर डाउट ग्रुप में हमें कौन ऐड करेगा? अभी तक आप डाउट ग्रुप में ऐड नहीं हुए हो? नो शहनाज। अच्छा, सिर्फ आप नहीं हुए ना, बाकी सारे बच्चे हो गए डाउट ग्रुप में ऐड या बाकी है? हो हो गए ना। अच्छा, मैं अपना नंबर यहाँ पे, हाँ शहनाज मैं अपना नंबर यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। ड्रॉप मी अ मैसेज along with your name and ID and Okay, I'll sir. make sure that you have been added over there. ठीक है, so that is the number I've shared. और जिनका भी बाकी ना डाउट ग्रुप में आना, just share your name and ID with me, so I'll get you or added in that group. शहनाज आप कहाँ से, हिमाचल से या पंजाब से हो? सर फ्रॉम पंजाब। ऑलराइट, ठीक है, ओके चलिए then